रेंट रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल। रिसीवेबल में आपकी उम्मीद अच्छी है या बुरी है? मतलब आपको उम्मीद है क्या है कि रिकवर हो जाएगा। तो बेटा जब आपको उम्मीद है रिकवर हो जाएगा तो क्या टैक्स भी लेगी गवर्नमेंट आपसे? हाँ या ना? लेकिन बेटा एक और चीज होती है अनरियलाइज रेंट। क्या होती है? आप मान लीजिए आपको अगर उम्मीद अच्छी नहीं होती तो क्या उसको अनरियलाइज रेंट बोलते? हाँ या ना? समझ रहे हैं मेरी बात? बेटा अगर आपको एक्सपेक्टेशन गुड है, मतलब आपको लग रहा है कि पैसा मिलेगा, तो क्या होगा? वो रिसीवेबल। हाँ या ना? और बेटा अगर आपको उम्मीद ही अच्छी नहीं है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो तो डूब चुका पैसा, किसने डुबोया था अपना? मैंने डुबोया था क्या? हाँ, तो बेटा माइनस अनरियलाइज रेंट होगा। क्या होगा? अनरियलाइज रेंट। क्योंकि आप बताइए जब पैसा आपको मिलने ही नहीं वाला तो क्या आपको उस पर टैक्स भी पे करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन बेटा गवर्नमेंट इस पे भी कुछ कंडीशंस लगाती है, जैसे कि आपकी टेनेंसी क्या होना चाहिए? बोनाफाइड। हाँ या ना? जो टेनेंट है बेटा वो उसकी कोई भी दूसरी प्रॉपर्टी ऑक्युपाई नहीं करना चाहिए। मतलब मेरे अगर 2 घर है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक घर का वो रेंट नहीं दे रहा और दूसरे घर में आज भी रह रहा है। ऐसा हो सकता है क्या? और बेटा जब वो मेरे घर का रेंट नहीं दे रहा तो क्या मैं उससे घर भी खाली करवा दूंगा? हाँ या ना? कुछ एक्शंस भी लूंगा उससे ताकि मेरा रेंट रिकवर हो पाए, जैसे कि एक नोटिस वगैरह भिजवाऊंगा वकील के थ्रू। यस और नो? मतलब बेटा यहाँ पर अनरियलाइज रेंट टैक्सेबल होना चाहिए थी, नहीं होना चाहिए थी? अनरियलाइज रेंट टैक्सेबल होना चाहिए थी, नहीं होना चाहिए थी? आप ये बताइए मुझे। लॉजिकली भी नहीं होना चाहिए थी। हाँ या ना? लेकिन बेटा गवर्नमेंट ने भी यही बोला कि नहीं होंगी, लेकिन कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। आपको पता है गवर्नमेंट क्या चेक कर रही है कि जो हम बोल रहे हैं ना कि अनरियलाइज रेंट है वो सही में अनरियलाइज है या नहीं? गवर्नमेंट क्या चेक कर रही है बेटा? क्योंकि अगर टेनेंसी ही बोनाफाइड नहीं है, मतलब मेरे पापा को मुझे रेंट पे करना था, किसको? पापा को रेंट पे करना था और मैं बोल रहा हूँ कि डूब गया, मतलब पापा बोल रहे हैं पैसा डूब गया। बताओ ऐसा हो सकता है क्या? घर में टेनेंसी क्या होना चाहिए बच्चे? बोनाफाइड होना चाहिए। और मेरे पापा के 3 घर हैं, उन तीनों घर को मैं यूज कर रहा हूँ। क्या मैं वो घर यूज कर सकता हूँ या वो घर भी यूज नहीं कर सकता? दूसरे घरों की बात कर रहा हूँ मैं, कर सकता हूँ क्या? आप पता है गवर्नमेंट यहाँ क्या चाह रही है? गवर्नमेंट यहाँ पर देख रही है कि क्या सही में अनरियलाइज रेंट है। मतलब ऐसा तो नहीं ये लोग आपस में कुछ खिचड़ी, कुछ आपस में इनका कुछ क्या बोलते हैं उसको? साठगांठ। साठगांठ बोलते हैं। तो बेटा गवर्नमेंट यही चेक करना चाहती है कि ऐसा तो नहीं है कि आपकी आपस में कुछ साठगांठ है। सही जा रहा हूँ बेटा? सीधी सी बात है, सही में अनरियलाइज होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपने कह दिया अनरियलाइज है तो अनरियलाइज, ऐसा नहीं, सही में होना चाहिए। क्लियर है आपको? अब सब लोग बेटा ध्यान देंगे यहाँ पर। अब पता है होगा क्या? सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के केस में लिखा होगा 5 लाख का इंटरेस्ट है, तो आप लोग तो 2 लाख का डिडक्शन लोगे, लेकिन पता है ये कितना ले लेगा? पूरे के पूरे 5 लाख का। हाँ या ना? समझ रहे हो आप मेरी बात? मिलना कितना चाहिए था? ये कितना लेगा? क्योंकि मुझे इससे उम्मीद भी नहीं है कि ये रिकवरी ले। अरियर ऑफ रेंट क्या लिखा है बच्चे? आज कोशिश करेंगे आज खत्म करने की, या कल की क्लास में मिड क्लास में खत्म करने की हाउस प्रॉपर्टी। आप लोग तैयार हैं? बेटा कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट बचे जो कि इजी से कंसेप्ट हैं, जिसमें से पहला क्या है? अरियर ऑफ रेंट। देखो अरियर ऑफ रेंट का मतलब क्या होता है? रेंट अंडर डिस्प्यूट। अपन का बेटा रेंट डिसाइड था 10,000, कितना था? 10,000 रुपये। मैंने उसको बढ़ा के कितना कर दिया? 15,000। मैंने तो कर दिया लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट ही नहीं करा। समझ रहे हैं आप? तो क्या आप मुझे, जब आपने एक्सेप्ट ही नहीं करा तो आप मुझे रेंट 10,000 के हिसाब से पे करोगे या 15,000 के हिसाब से पे करोगे? 10,000 के हिसाब से। अब दिक्कत ये कि गवर्नमेंट टैक्स किस पे ले? दिक्कत क्या है बेटा? गवर्नमेंट, क्योंकि मिल तो 10,000 के हिसाब से रहा है, टैक्स कितने पे ले? 10,000 के हिसाब से या 15,000 के हिसाब से, ये अपन देखने वाले हैं। तो आपको क्या समझ आना चाहिए कि रेंट, अरियर ऑफ रेंट क्या होता है बेटा? ऐसा रेंट जो कि कहाँ पर है? देखिए रिसीवेबल में डिस्प्यूट में था या डिस्प्यूट कुछ नहीं थी? अगर मैं बोल रहा था कि रेंट रिसीवेबल, वहां पर कुछ भी डिस्प्यूट था या कुछ भी डिस्प्यूट नहीं थी? कुछ भी डिस्प्यूट नहीं थी। सिर्फ हो सकता है मेरे आप फ्रेंड थे या फिर मैंने आपको मोहलत दी थी कि ठीक है आप दे देना मुझे। बताइए प्रैक्टिकली भी क्या मतलब हर महीने ही रेंट देते होंगे या कभी कभी मजबूरी में 1 2 3 महीने बाद भी दे सकते हैं? समझ रहे हैं आप? तो क्या वो रेंट रिसीवेबल में जाता होगा? बेटा अनरियलाइज रेंट, वहां पर भी डिस्प्यूट थी या वहां पर भी कोई डिस्प्यूट नहीं थी? बेटा डिस्प्यूट तो वहां भी नहीं थी,
डिस्प्यूट तो वहां भी नहीं थी, बस सामने वाले ने साफ मना कर दिया था, दूंगा ही नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं है उसमें, उसने क्या बोल दिया था, दूंगा ही नहीं। तो बताओ वहां पर डिस्प्यूट थी या नहीं थी, वो तो क्लियर था अपने लेवल पे, हाँ या ना। बेटा अरियर ऑफ रेंट में पता है क्या होता है, टेनेंट और किसके बीच में, ओनर के बीच में थोड़ी सी डिस्प्यूट होती है कि यार रेंट 10,000 है या 15,000 है एक्सेट्रा, मैंने जैसे आपको एग्जांपल से बताया, आपको क्लियर है इतनी चीज। बेटा अनरियलाइज रेंट माइनस करने को मिल रहा था आप लोग को, हाँ या ना, मतलब अनरियलाइज रेंट पे आप टैक्स पे कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, मुझे सिर्फ इतना बताइए। अगर मैं यूआर लिख रहा हूँ तो आप समझ जाएंगे कि मैं अनरियलाइज रेंट की बात कर रहा हूँ। अनरियलाइज रेंट में आप टैक्स पे कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, अगर टेनेंसी बोनाफाइड वगैरह और वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही थी तो, हाँ या ना, यस और नो, मतलब सही में अगर वो रेंट अनरियलाइज था तो आपको बेनिफिट, तो आप टैक्स पे नहीं कर रहे थे, यस और नो। बेटा अरियर ऑफ रेंट, अरियर ऑफ रेंट क्या होता है, 10,000 और 15,000 में लड़ाई चल रही है कि 10,000 है या 15,000 है, तो मुझे बताओ टेनेंट कितना पे कर रहा होगा, 10,000 ही कर रहा होगा, हाँ या ना। तो बेटा अरियर ऑफ रेंट के केस में आप टैक्स कितने पे करोगे, 10,000 पे, क्लियर है आपको, यस और नो, इतना क्लियर है आप लोग को। बेटा आगे जाके अगर ये अमाउंट की रिकवरी हो जाती है, क्या हो जाता है, मतलब लड़ाई क्या थी कि 10,000 है रेंट या फिर 15,000, तो पहले तो आप क्या बोल रहे थे कि 10,000 है, लेकिन 3 महीने बाद आपके दिमाग की बत्ती जली और आपने बोल दिया कि हाँ रेंट 15,000 था और आपने जो डिफरेंशियल अमाउंट था वो आपने पे कर दिया, मतलब क्या उसको रिकवरी कहते हैं, यस और नो, क्या उसको रिकवरी कहते हैं, रिकवरी ऑफ अरियर ऑफ रेंट, हाँ या ना। और बेटा अनरियलाइज रेंट आप सोच चुके थे कि पैसा डूब गया है, आप क्या सोच चुके थे, पैसा, लेकिन बेटा पैसा नहीं डूबा, बाद में रिकवर हो गया, क्या इसको भी रिकवरी बोलते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ रिकवरी, इसका मतलब क्या, या तो अनरियलाइज रेंट वापस मिल गया जो कि मैं क्या सोच चुका था, डूब चुका है, हाँ या ना, या फिर बेटा अरियर ऑफ रेंट, अरियर ऑफ रेंट समझते ना आप लोग, अरियर ऑफ रेंट क्या, कोई जो डिस्प्यूटेड रेंट था, आपने पहले तो मुझे 10,000 के हिसाब से पे करा, लेकिन बाद में आपने मेरी बात मान ली और आपने मुझे कितना पे करा, 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा, और या फिर जितना भी पे करा, लेकिन आपने मुझे कुछ पे करा, तो क्या रिकवरी हुई है, और रिकवरी किसकी हुई है बेटा, या तो अनरियलाइज रेंट की हुई है या फिर अरियर ऑफ रेंट की हुई है, हाँ या ना। तो मुझे बताओ इस रिकवरी पे टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, इस रिकवरी पे टैक्स लगना चाहिए, एग्री करते हैं आप लोग, हाँ या ना, पक्का। बेटा आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि अगर कुछ अमाउंट रिकवर होता है तो उस पर टैक्स लगना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट, आप पता है लॉजिक्स पे जा रहे हैं और लॉजिक्स बिल्कुल सही है। बताओ अगर कोई अमाउंट पहले टैक्सेबल नहीं होता, अब वो रिकवर हो रहा है, तो क्या अब वो टैक्सेबल होगा, हाँ या ना। लेकिन बेटा आप मुझे बताओ, सपोज 5,000 रुपये मेरा रेंट था, क्या था, अरियर ऑफ रेंट, कितना अरियर था, 5,000। बताओ अगर पहले ही ये टैक्सेबल हो गया होता तो पूरा 5,000 होता या इसका 70% ही होता, क्योंकि 30% क्या मिलता है, हाँ या ना, एग्री करते हैं इस बात से। तो बेटा आज भी पता है अगर रिकवर होता है तो अमाउंट टैक्सेबल कितना होगा, 70%, कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, ये आपको क्लियर है, अगर अमाउंट रिकवर हो गया तो कितना टैक्सेबल होगा, 70%। देखो अगर पहले टैक्सेबल होता तो भी क्या 70% ही होता, हाँ या ना। देखो इंटरेस्ट का डिडक्शन तो आप ले ही चुके, म्युनिसिपल टैक्स पेड का डिडक्शन तो आप ले ही चुके पहले, हाँ या ना। किस चीज का बेनिफिट आपका छिन रहा था, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो क्या वो अब मिल जाएगा उस पर्टिकुलर अमाउंट पे, लॉजिकल है। लेकिन बेटा यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा कि रिकवरी के केस में अमाउंट टैक्सेबल तो होगा, लेकिन एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, और फॉर्मूला बेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फॉर्मूला है रिकवरी, क्या है बच्चे, रिकवरी माइनस डिस अलाउड अर्लियर, क्या फॉर्मूला है, रिकवरी माइनस डिस अलाउड अर्लियर। ये जितना भी अमाउंट आएगा ना, इसका आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 70% से, और वो अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। ध्यान रखना फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कितना टैक्सेबल होगा, 70%।
मुझे वापस से बताओ, क्या अगर रिकवरी हो रही है तो कुछ ना कुछ टैक्सेबल तो होना था, कुछ ना कुछ होना था। अभी अमाउंट की बात मत करो, कुछ ना कुछ टैक्सेबल तो होना चाहिए था, हाँ या ना? कितना होना चाहिए बेटा? अब आप फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, रिकवरी माइनस डिसअलाउड अर्लियर। क्या क्या याद रखेंगे? रिकवरी माइनस, और बेटा जितना भी वो अमाउंट आएगा, क्या वो पूरा टैक्सेबल होगा या उसका 70% टैक्सेबल होगा? अच्छा, कोई मुझे बता सकता है वाई 70%? एक मतलब इसके दो हिस्से हो गए बेटा, एक हिस्सा हो गया स्टैंडर्ड डिडक्शन, हाँ या ना? वो टैक्सेबल नहीं होगा, और बचा हुआ अमाउंट क्या हो गया 70%, वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। यस और नो? चलो अब मैं बताता हूँ बेटा इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस। देखो ये 70% वाला पार्ट तो सबको क्लियर ही है, लेकिन किसी को ये क्लियर नहीं होगा कि व्हाई वी आर डूइंग रिकवरी माइनस डिसअलाउड। ये क्लियर है किसी को? ये नहीं है ना? अब मैं आपको बताता हूँ, वापस से आप आइए बेटा एक्चुअल रेंट वाले पे। एक्चुअल रेंट कितना था मेरा? 1 लाख जो रिसीव हुआ था। अपने एग्जाम्पल में कितना था? 10,000 पर मंथ, हाँ या ना? और अपन ने 10 महीने का रिसीव कर लिया था, कितना था? 10 महीने का 1 लाख रुपए। यस और नो? बेटा बाकी का जो बचा है ना, वो रिसीवेबल नहीं है, वो तो डूब चुका था। कौन सा था? थोड़ा सा मैंने एग्जाम्पल में चेंज करा, बाकी का क्या था? डूब चुका था। तो मुझे बताओ टैक्सेबल कितना हुआ होगा? 1 लाख या 1,20,000? 1 लाख या 1,20,000? यह डिपेंड करता है इन कंडीशंस पे, कंडीशंस पे डिपेंड करता है, हाँ या ना? बेटा टेनेंसी बोनाफाइड ही नहीं थी। क्या बोला मैंने? टेनेंसी बोनाफाइड ही नहीं थी। तो अब मुझे बताओ कितना टैक्सेबल हुआ होगा? एग्री करते हैं कि 1,20,000 पूरा टैक्सेबल हुआ होगा, हाँ या ना? यस और नो? मतलब 20,000 बेटा आप तो डिडक्शन क्लेम करना चाहते थे, लेकिन वो अलाउ हुआ या डिसअलाउ ही हुआ है? क्या हुआ? डिसअलाउ। मुझे बताओ बाद में अगर ये 20,000 रिकवर हो जाता है, बाद में क्या हो गई? रिकवरी कितने अमाउंट की? तो मुझे बताओ आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा? रिकवरी माइनस डिसअलाउड अर्लियर। आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा? तो रिकवरी हो गई 20,000 और डिसअलाउ भी कितना हुआ था? 20,000, हाँ या ना? तो मुझे बताओ टैक्सेबल कितना होगा? 0। अच्छा लॉजिकली भी 0 होना चाहिए क्योंकि वो तो पहले ही टैक्स लग चुका उस पर, हाँ या ना? यस और नो? एक सेकेंड बेटा, लॉजिकली कैसा होना चाहिए मुझे बताओ आप। क्या लॉजिकली इस 20,000 पे यहाँ भी टैक्स लग चुका? क्या रिकवरी के टाइम पे भी टैक्स लगना चाहिए? अब नहीं लगना चाहिए था। और हमने भी क्या करा बेटा? अब लगाया या अब नहीं लगाया? तो फॉर्मूला वापस से मुझे फॉर्मूला बता दो आप। तो पहले फॉर्मूला क्या है? रिकवरी माइनस डिसअलाउड अर्लियर। अच्छा इतना भी टैक्सेबल होता है या इसका 70% टैक्सेबल होता है? तो बेटा यहाँ तो क्या आ गया? 0। तो 0 का 70% निकालने में तो कोई सेंस ही नहीं है। लेकिन बाई चांस अगर अमाउंट आ जाता तो पूरा टैक्सेबल होता है या उसका 70% टैक्सेबल होता? मतलब 30% क्या हो जाता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन, हाँ या ना? अब पूछिए कौन पूछ रहा था? आप पूछ रहे थे? हाँ हाँ। नहीं क्यों? नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, रेंट है मेरा 10,000 रुपये पर मंथ। रेंट है मेरा 10,000 पर मंथ, तो साल भर का कितना होना चाहिए? 1,20, जिसमें से 1 लाख मुझे मिल चुका, और 20,000 रुपये मुझे तुझसे लेना है, लेकिन तूने बोल दिया नहीं दूंगा। तो रिसीवेबल है या अनरियलाइज्ड है? अनरियलाइज्ड है। लेकिन बाद में पता चला कि अपन दोनों की 60-60 है, टेनेंसी बोनाफाइड ही नहीं थी। तो बता ये इसका डिडक्शन मतलब माइनस करने को मिला होगा या माइनस करने को भी नहीं मिला होगा? कितना टैक्सेबल हुआ होगा? पूरा 1,20,000। मतलब टैक्स क्या इनिशियली ही 1,20,000 पे लग चुका है, हाँ या ना? मतलब टैक्स बेटा इस ये जो रेड मार्क से कर रहा हूँ ना, इस पे भी टैक्स लग चुका और इस पे भी लग चुका, हाँ या ना? तो बेटा अब अगर वो रिकवर हो जाता है तो कोई सेंस बनता है क्या उसको टैक्सेबल करने से, या इलॉजिकल चीज हो जाएगी अगर मैंने उस पर टैक्स लगा दिया तो? अब आप क्या पूछना चाहते हो, बोलो। नहीं लगा होता तो फिर डिसअलाउ कितना होता बेटा? यहाँ पर 0 होता। तो रिकवरी में से क्या माइनस करोगे आप? आपको माइनस तो हमेशा करना है। डिसअलाउड, तो डिसअलाउ कितना होता है? 0। तो यहाँ कितना आ जाता? 20,000, और 20,000 का 70% मतलब यहाँ कितना आ जाता? 14,000। तो टैक्सेबल कितना हो जाता? 14,000। समझे क्या आप लोग?
बेटा रिकवरी कम हुई है तो जीरो आ जाएगा ना, या नेगेटिव आ जाएगा तो भी टैक्सेबल नहीं होगा। हाँ तो फिर आप पता है क्या माइनस करोगे, 10,000 माइनस 20,000 तो कितना आ जाएगा, -10,000। तो अब क्योंकि माइनस आया तो गवर्नमेंट तो टैक्स देने से नहीं रही, गवर्नमेंट देगी टैक्स या टैक्स तो हमें ही देना है, टैक्स तो हमें ही देना है, इसलिए इस केस में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि माइनस में आया है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आपको इतना नहीं उलझना, जितना मैं अब बताऊं आपको सिर्फ उतना ध्यान रखना है। बेटा मैंने आपको लॉजिक भी बता तो दिया, लेकिन आपको याद फिर भी पता है क्या रखना है, रिकवरी माइनस डिसअलाउड अर्लियर। क्या याद रखना है, रिकवरी माइनस डिसअलाउड अर्लियर। क्लियर है आपको? रिकवरी माइनस डिसअलाउड अर्लियर पूरा टैक्सेबल होगा या उसका भी 70% टैक्सेबल होगा? कितना टैक्सेबल होगा? क्लियर है आपको? पक्का क्लियर है? सिर्फ इतनी सी बात बेटा याद रखनी है। और मैं आपको बता दूं ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप फॉर्मूला याद रख लेना तो ही आपसे बनेगा ये। बेटा वो बोलेंगे ना कि आपसे ना बेडेड रिकवर हो गया, मतलब आपसे रेंट रिकवर हो गया 50,000, और फिर अगर कुछ डिसअलाउ हुआ होगा तो वो उसको भी बता देगा कि जब आपने क्लेम करा था तो 15,000 डिसअलाउ हो गया था। तो रिकवरी माइनस डिसअलाउड आप करोगे और बचे हुए अमाउंट का 70% टैक्सेबल करोगे। क्लियर है आपको? सबको क्लियर है ये चीज? देखें बेटा, अब पढ़ लीजिए क्या लिखा है, रिकवरी इज टैक्सेबल। होना भी चाहिए थी क्या बेटा? रिकवरी टैक्सेबल लिखा है, होना भी चाहिए थी क्या कायदे से? हाँ या ना? अच्छा किस हेड में टैक्सेबल होना चाहिए ये भी बता दीजिए मुझे, किस हेड में होना चाहिए? हाउस प्रॉपर्टी में। तो यहाँ पर भी क्या लिखा है कि अगर रिकवरी होती है तो कहाँ टैक्सेबल होगी? हाउस प्रॉपर्टी। बेटा भले ही आपने घर बेच दिया, भले ही आपने क्या करा, क्योंकि चार्जिंग सेक्शन अगर आपको याद हो तो चार्जिंग सेक्शन बोलता था कि आप ओनर होने चाहिए और इनकम कहाँ से होना चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी से, तो ही कहाँ टैक्सेबल होती है, हाउस प्रॉपर्टी में। यस और नो? लेकिन बेटा रिकवरी के केस में आप चार्जिंग सेक्शन को बाहर में पहुंचा देना। कहाँ पहुंचा देना? मतलब अगर इवन आपने वो घर बेच दिया, आप ओनर नहीं हो, आपको क्या रिकवर हुआ बेटा? अरियर ऑफ रेंट या फिर अनरियलाइज रेंट। यस और नो? तो भी बेटा हमेशा वो कहाँ टैक्सेबल होगा? हाउस प्रॉपर्टी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर यू आर ओनर और नॉट। क्लियर है आपको? कायदे से बेटा सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता था कि अगर इनकम को कहाँ टैक्सेबल करना है, हाउस प्रॉपर्टी, तो आपको ओनर होना चाहिए, हाँ या ना? लेकिन बेटा अरियर ऑफ रेंट के केस में या मैं तो कह रहा हूँ रिकवरी के केस में ओनर वाली कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। समझे आप लोग? क्लियर है आपको? और ये फॉर्मूला देख लीजिए आप, यहाँ पर ये फॉर्मूला थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, इसमें आप इतना सा चेंज करेंगे, रिकवरी माइनस डिसअलाउड कर देंगे इसमें। अब बेटा जिसको समझ नहीं आया ना, अब मैं जितना बताऊंगा सिर्फ उतना ध्यान रखना है। समझे आप लोग? जिसको भी बेटा समझ नहीं आया है, अब मैं जो बताऊंगा सिर्फ उतना रेलेवेंट वाला क्वेश्चन बताऊंगा, आपको सिर्फ उतना याद रखना है। मेरा पॉइंट आप समझ गए? बताओ रिकवरी हो गई किसकी? बेडेड रिकवरी हो गई अनरियलाइज रेंट की, या फिर अरियर ऑफ रेंट जो कि रेंट काई में था, डिस्प्यूट में। मतलब सीधी सी बात है, या तो डूबा हुआ पैसा मिल गया या फिर ऐसा पैसा जो कि डिस्प्यूटेड था वो मिल गया। क्या वो टैक्सेबल होना चाहिए? क्या वो टैक्सेबल होना चाहिए, हाँ या ना? होना चाहिए। अगर पहले टैक्स नहीं लगा था तो टैक्सेबल होना चाहिए। यस और नो? तो बेटा आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, वो फॉर्मूला क्या है? आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, वो फॉर्मूला है रिकवरी माइनस डिसअलाउड अर्लियर। ये जो आएगा ये पूरा टैक्सेबल होगा या इसका इसमें से माइनस करने को मिलेगा 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन? माइनस करने को मिलेगा 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, हाँ या ना? तो बेटा माइनस की जगह मैंने डायरेक्टली क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 70%। उसका मतलब भी वही होता है कि माइनस 30%। क्लियर है आपको? तो आपको एक तो ये फॉर्मूला बेटा डिसअलाउड अर्लियर क्वेश्चन से आएगा और प्रैक्टिकल लाइफ में आपको पता होगा। रिकवरी माइनस डिसअलाउड अर्लियर आप करोगे और उसका कितना ले लोगे, 70%। तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। पहली चीज फॉर्मूला याद रख लोगे आप, पहले मुझे ये बताओ
एक चीज तो क्या हुई, आपको फॉर्मूला याद रखना है, और फॉर्मूला क्या है, रिकवरी माइनस डिसअलाउड अर्लियर। पूरा टैक्सेबल होगा या उसका 70% ही टैक्सेबल होगा? रिकवरी माइनस डिसअलाउड का कितना परसेंट टैक्सेबल होगा? 70%। इतना क्लियर है? अच्छा बेटा, आप ओनर नहीं हो, आपने प्रॉपर्टी बेच दी, उसके बाद आपको अरियर ऑफ रेंट रिकवर हुआ, और सपोज टैक्सेबल अमाउंट आ रहा है 15,000, कितना आ रहा है? तो 15,000 कहाँ टैक्सेबल होगा? हाउस, आप ओनर नहीं हो फिर भी कहाँ टैक्सेबल होगा? आप ओनर हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा कहाँ टैक्सेबल होगा? हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। क्लियर है आपको? सिर्फ इतनी सी चीज इस केस में आपको याद रखनी है, सिर्फ इतनी सी चीज। एक तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला क्या है, रिकवरी माइनस डिसअलाउड अर्लियर। पूरा टैक्सेबल होगा या 70% होगा? 70%। 70% का लॉजिक क्या है, 30% स्टैंडर्ड है, हाँ या ना? और टैक्सेबल हमेशा कौन सी हेड के अंदर होगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब कुछ बच्चे पता है कहाँ उलझ रहे होंगे, वो उलझ रहे होंगे यहाँ पर, रिकवरी में से क्या माइनस करना था आपको? डिसअलाउड माइनस करना था, हाँ या ना? बेटा डिसअलाउड का मतलब है कि आप पहले ही उस अमाउंट पे टैक्स पे कर चुके होगे। अगर कोई चीज डिसअलाउड है तो क्या आप पहले ही उस चीज पे टैक्स पे कर चुके हो? तो बेटा आज उतने अमाउंट पे आपको टैक्स पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आज उस अमाउंट पे आपको टैक्स नहीं पे करना चाहिए, इसीलिए बेटा यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिखा है, रिकवरी माइनस डिसअलाउड। ठीक है, मैं तो फिर भी बोला हूँ बेटा लॉजिक जाए भाड़ में, अल्टीमेटली आपको क्या याद रखना है, फॉर्मूला। क्या याद रखना है? बेटा ये कंसेप्ट काम का है, और इस कंसेप्ट में अगर आप लॉजिक में उलझ गए ना तो दिक्कत हो जाएगी। फॉर्मूला याद रख लेना, रिकवरी माइनस डिसअलाउड अर्लियर, और उसका कितना? 70%, और हमेशा कौन सी हेड पे टैक्सेबल होगा? क्लियर है आपको? ये रहा एग्जाम्पल, आप ये मत सोचिए कि एग्जाम्पल नहीं है। बेटा अनरियलाइज रेंट कितना मिला? नहीं, अनरियलाइज रेंट कितना था? मिला नहीं है बेटा, ये क्या है? अनरियलाइज रेंट है, मतलब ये क्या हो गया था, डूब गया था, हाँ या ना? बच्चे क्या हो गया था ये? कौन से साल में पता है? 2010-11 में। हाँ, एक मिनट, ये एग्जाम्पल दिया है अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट मतलब डूब गया, हाँ या ना? अच्छा, इसमें से अलाउ कितना हुआ था? मतलब आपने कोशिश करी होगी कि 60,000 रुपये अलाउ हो जाए, लेकिन कितना ही अलाउ हो पाया था? मुझे बताओ बेटा, अगर अलाउ 35,000 हुआ तो डिसअलाउ कितना हुआ था? अमन बेटा ध्यान देना, जिसको डिसअलाउड समझ नहीं आया था ध्यान देना। मेरा अनरियलाइज रेंट कितना था? 60,000। मेरा कितना था अनरियलाइज रेंट? 60,000। उसमें से मुझे बेनिफिट कितने अमाउंट पे मिला? मतलब कितना एओ ने अलाउड कर दिया? 35,000। तो मुझे बताओ कितना डिसअलाउ रहा? डिसअलाउ कितना रहा? 25,000। मतलब टोटल 60,000 में से 35,000 पे मुझे बेनिफिट मिल गया, तो डिसअलाउ कितना रहा? 25,000। कैसे निकाला बेटा? 60 माइनस 35 कर दिया तो 25 आ गया, हाँ या ना? रितिका डिसअलाउड का मतलब तो मैं बता चुका हूँ, आप मुझसे क्लास में पूछ लीजिएगा बेटा। अभी आप ये एग्जांपल देखो, 60,000 रुपये क्या था? अनरियलाइज रेंट क्या था? और अलाउड बाय असेसिंग ऑफिसर कितना हुआ था? 35,000। अलाउड का मतलब है बेटा इस अमाउंट पे आपको टैक्स नहीं लगा था। क्या मतलब है? इस अमाउंट पे आपको टैक्स लगा था या नहीं लगा था? नहीं लगा था, लेकिन कितने पे लगा था? 25,000 डिसअलाउ था, इसका मतलब इस पे टैक्स लग गया था, हाँ या ना? समझ रहे हैं आप मेरी बात? वापस से बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1, इतना मत उलझिए, इसमें कुछ नहीं है। आपका पैसा कितना डूबा मुझे बताओ, कितना डूबा? 60,000 डूबा। 60,000 में से कितना एओ ने अलाउ कर दिया था? अलाउ कर दिया मतलब इस पे आपने टैक्स पे करा होगा या नहीं टैक्स पे करा होगा? इस पे टैक्स नहीं पे करा, लेकिन बेटा 60 में से 35 में टैक्स पे नहीं करा, तो कितने पे तो टैक्स आज भी आपने पे करा होगा? 25,000, हाँ या ना? इस 25,000 को ही क्या बोलते हैं? डिसअलाउड। क्या बोलते हैं? अब बेटा बाद में लिखा है कि 19-20 में 52,000 रुपये रिकवर हो गए। कितने रिकवर हो गए? अब आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, आप मुझे बताओ कितना टैक्सेबल होगा?
आपको पहले फॉर्मूला बताओ आप तो मुझे। बिल्कुल अभिषेक, हाँ फॉर्मूला क्या है बेटा, रिकवरी माइनस डिसअलाउड अर्लियर, और इसका कितना 70%। तो बेटा रिकवरी कितनी हुई है 52,000 की, हाँ या ना। इसमें से डिसअलाउड कितना था पहले 25,000, तो कितना आ रहा है अमाउंट 27,000। मुझे बताओ 27,000 पूरा टैक्सेबल होगा या इसका 70% टैक्सेबल होगा। 27,000 का 70% मतलब कितना 18,900 ही आ रहा है क्या, 18,900 आ रहा है क्या। बेटा एग्जाम्पल नंबर 1 क्लियर होना चाहिए हर बच्चे को, भले ही उसको कुछ पता हो या नहीं पता हो, क्योंकि अल्टीमेटली रेलेवेंट तो 18,900 रुपये निकालना है। ये क्लियर है सबको 18,900 रुपये। हाँ क्लियर हो गया। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, मैं नहीं बताऊंगा बेटा आप मुझे बताओगे, एक सेकेंड। अनरियलाइज रेंज है 50,000, डिसअलाउ कितना होगा 22,000, रिकवर कितना होगा 45,000, आप मुझे बताओ टैक्सेबल अमाउंट, बात खत्म। मेरे को तो जितना बताना था मैं बता चुका हूँ, अब आप मुझे बताओगे। 16,100, 16,100 रुपये आंसर बताया जा रहा है, 16,100 रुपये। अनरियलाइज में से डिसअलाउ माइनस कर दिया, मतलब कितना, अनरियलाइज में से माइनस करा या रिकवर्ड अमाउंट में से माइनस करा होगा। आपने फॉर्मूला अनरियलाइज माइनस पढ़ा था या रिकवरी माइनस पढ़ा था, क्या पढ़ा था, रिकवरी माइनस डिसअलाउड अर्लियर, हाँ या ना। तो आप किस में से किसको माइनस करोगे, 45,000 में से किसको करोगे 22,000 को, और जो भी आएगा वो पूरा टैक्सेबल होगा या उसका 70% ही टैक्सेबल होगा। कितना आया 16,100 रुपये, यही आ रहा है सबका। बेटा 11,900 कैसे आया आप चेक कर लो बेटा। बेटा आपने जिसका 11,000 कुछ आया ना, उसने यहाँ पर डिसअलाउड, बेटा पिछले एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल में फर्क पता है क्या है, वहां पर अलाउड दिया था और हमने डिसअलाउड निकाला था, हाँ या ना। यहाँ पर हमें डिसअलाउड निकालना पड़ा या दिया ही डिसअलाउड था, चेक कर लीजिए बेटा। अब मेरी बात सुनो आप तो, एग्जाम्पल नंबर 2 हर बच्चे को क्लियर है, 16,100 रुपये आंसर है यार। इससे इजी कोई कंसेप्ट हो नहीं सकता। सिर्फ आपको क्या याद रखना है, रिकवरी माइनस डिसअलाउड अर्लियर, और उसका भी क्या करना है 70%। लॉजिक से भी बताया, बिना लॉजिक के भी बताया, रटवाया भी बेटा, और अल्टीमेटली क्या बोला, काम तो रटना आएगा। काम क्या आएगा, आपको अल्टीमेटली पता होना चाहिए रिकवरी माइनस डिसअलाउड अर्लियर इनटू 70%। क्लियर है आपको, समझे। एग्जाम्पल नंबर 3, नाकिया से पूछने भी वाला हूं मैं, ध्यान रखना नाकिया, यही डाउट तूने अभी मुझसे पूछा था। अनरियलाइज रेंट कितना है 50,000, अलाउड बाय असेसिंग ऑफिसर 20,000, बताओ डिसअलाउड कितना, क्योंकि यहाँ पर अलाउड दिया है या डिसअलाउड दिया है, यहाँ पर अलाउड दिया है, तो अब क्या निकालना पड़ेगा डिसअलाउड, क्योंकि बेटा अगर इन्हें अलाउड दिया तो क्या आप अपना फॉर्मूला चेंज कर दोगे, आपके फॉर्मूले में तो डिसअलाउड ही है, आपके फॉर्मूले में डिसअलाउड है, तो आपको क्या चाहिए डिसअलाउड अमाउंट कितना है यहाँ पर 30,000। तो मुझे बताओ 50,000 में से 20,000 माइनस करोगे या 30,000 करोगे, एक सेकेंड, अच्छा 18,000, 18,000 किस में से, 18,000 में से कितना माइनस करोगे 30,000। अब बताओ कितना आया, अच्छा 12,000 प्लस में आया है माइनस में आया, माइनस में आया तो टैक्सेबल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, प्लस में आता तो टैक्सेबल करते, और कितना करते 70%, कितना करते बच्चे, लेकिन अभी कितना आया है माइनस में 12,000, तो 12,000 का 70% करके क्या जो भी अमाउंट आया 8,400 आएगा क्या, क्या इस पे गवर्नमेंट से टैक्स मांगने पहुंच जाऊं सीएम हाउस के बाहर या पीएम हाउस के बाहर, जैसे श्रीलंका में पहुंच गए। बेटा ध्यान रखना, एक सेकंड यार, ये तो पूछना था यार, मैंने सब बता दिया।
क्या है, जज्बात में बह जाता हूँ मैं कभी कभी। आपको ये क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? यहाँ पर कुछ भी टैक्सेबल होगा या टैक्सेबल नहीं होगा? टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि अमाउंट कैसा आया बेटा, माइनस में आया। कैसा आया? नेगेटिव आया, यस और नो? तो टैक्सेबल नहीं होगा। क्लियर है आपको? बेटा ये जितने भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, इनमें कुछ ना कुछ खास बात है, इसीलिए दिया है। पहला वाला आपको सीखने के लिए दिया था। पहला क्यों दिया था? कहाँ गया वो? हाँ यही था। ये वाला बेटा सीखने के लिए दिया था आपको। और एग्जाम्पल नंबर 2 पता है क्यों दिया था? आपकी आंखें खोलने के लिए कि हमेशा अलाउड नहीं होगा, कभी कभी क्या गिवन हो सकता है, डिसअलाउड भी हो सकता है, हाँ या ना? और बेटा एग्जाम्पल नंबर 3 आपको पता है क्यों दिया? हमेशा टैक्सेबल नहीं होगा, कभी कभी माइनस में भी आ सकता है, यस और नो? समझे मेरी बात? गवर्नमेंट से पैसे निकलवा तो सकते हैं लेकिन टैक्स नहीं निकलवा सकते, मुश्किल है। गवर्नमेंट से तो अपना पैसा निकलवाना भी मुश्किल होता है। आपको पता है, जीएसटी अगर आपने रोंग आईटीसी ले लिया तो 24% इंटरेस्ट लगता है। कितना? और यही जब वो आपको रिफंड देते हैं ना जीएसटी का, तो ओनली 6% इंटरेस्ट के साथ देते हैं। कितने परसेंट के साथ? तो बेटा अपन से तो वो फुल, मतलब ऐसे बोलते हैं कि दे दो यार, जितना है सब दे दो, है ना? जब उनकी बात आती है ना तो रेट भी कम हो जाते हैं, लो उनके फेवर में पहुंचने लगते हैं, सब होता है। आप समझ रहे हो ना? लो आप बना रहे हो या वो बना रहे हैं? लो तो वही बना रहे हैं, तो बेटा फेवर किसके रहेगा? उन्हीं के रहेगा। क्लियर है सबको? ऐसी ऐसी चीजें हैं, जब आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ आएगा यार ये गवर्नमेंट कितनी चालू बने की हरकतें करती है। जी नहीं, टैक्स तो जरूरी है, टैक्स का होना तो जरूरी है भाई। हाँ टैक्स होना जरूरी है, अपन पहली क्लास में पढ़ तो चुके हैं, लेकिन थोड़ा हद तक लगना चाहिए, लिमिटेड। बेटा वो भी अपन पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। जैसे अपन ने एग्जांपल लिया था दुबई, अपन ने क्या लिया था? आपको पता है दुबई टैक्स क्यों नहीं लगा था? क्योंकि उसका बिजनेस इतना अच्छा है कि उसको है ना टैक्स से पैसा लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन बेटा हमारी गवर्नमेंट तो बिजनेस में बहुत पीछे है, तो पैसा अल्टीमेटली हाँ आता ही नहीं है। और बेटा गवर्नमेंट का बिजनेस पता है क्यों नहीं आता? गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं आप और मुझे से ले, जो कि कुछ काम करना भी नहीं चाहते हैं। मतलब उसमें गलती गवर्नमेंट की भी नहीं है बेटा, गलती किसकी होती है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की। समझ रहे हैं मेरी बात? बेटा बीएसएनएल, क्या बीएसएनएल के अंदर हजारों लाखों एम्प्लॉई हैं, भारत संचार निगम लिमिटेड, और क्या उसके पास परफेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी है? वो जियो को टक्कर दे सकती है, बल्कि खत्म भी कर सकती है जियो को। लेकिन कर पाती है या नहीं कर पाती? बेटा गवर्नमेंट एफर्ट्स बहुत करती है, लेकिन पता है गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज, किसी के घर में कोई एम्प्लॉय, वही तो मैं बोला हूँ, उसमें दिक्कत बेटा मोदी जी की नहीं है, उसमें गलती मनमोहन सिंह की जी नहीं है, मनमोहन सिंह जी की। उसमें गलती बेटा मुख्यमंत्री जी की नहीं होती, गलती किसकी होती है? एम्प्लॉयज की होती है। एम्प्लॉयज ऐसा एनवायरनमेंट बना चुके होते हैं कि यार हमको क्यों काम करना है, मिल तो रही है सैलरी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? बेटा गवर्नमेंट हमारी इसलिए पीछे होती है। चलो एक चीज़, एक कंसेप्ट है बेटा, सिर्फ 30 सेकंड का डिस्कशन इस पे लूंगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सोसाइटी चार्जेस, पार्किंग चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस, लिफ्ट चार्जेस, क्या इन सब का डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं, स्पेसिफिकली डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो बेटा एग्जाम में पता है आपको कंफ्यूज करने के लिए वो बोलेगा आपने ना आपके घर पे एक चौकीदार लगा दिया, क्या लगा दिया, और उसकी सैलरी पे करी। आपने अपने घर के अंदर एक कुत्ता पाल लिया ताकि उसके अंदर कोई घुस ना पाए, और उसको बेटा क्या यार कहाँ पहुंच गया तू? अरे घर में कोई ना घुस पाए यार। समझ रहे मेरी बात? बेटा आपने सैलरी पे करी, आपने XYZ खर्चा करा, आपने रिपेयर करवाया, आपने पुताई करवाई, उन सब का डिडक्शन मिलेगा या गवर्नमेंट स्टैंडर्ड दे चुकी है आपको सब चीज का? तो बेटा ये सब खर्चे अगर कुछ भी आते हैं तो ये कोई काम के हैं या फालतू हैं ये? आप समझ रहे हो क्या? बेटा वो क्वेश्चन में मालूम है क्या बोलेंगे कि मिस्टर माज 10,000 रुपीज पर मंथ का क्या पे कर रहा है, रेंट क्या पे कर रहा है, तो टोटल रेंट कितना हो जाएगा? 1,20,000। आगे पता है वो बोलेंगे कि जो ओनर है ना वो सोसाइटी चार्जेस पे कर रहा है 5,000 रुपये, और ये चाहते पता है क्या है, आप माइनस कर दो 5,000 रुपये। लेकिन आपने फॉर्मेट पढ़ा, उसमें कहीं भी ऐसे कुछ चार्जेस है? कहीं स्कोप भी था क्या उनका? क्या अदर एक्सपेंस लिखा हो या कुछ लिखा हो? आपने 3 डिडक्शन देखे थे टोटल, कितने डिडक्शंस? 3 डिडक्शंस।
पहला डिडक्शन आपने देखा था म्युनिसिपल टैक्स पेड, क्या देखा था? फिर आपने देखा 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, हाँ या ना? और लास्ट में आपने देखा था इंटरेस्ट। बेटा इन 3 डिडक्शन के अलावा और कोई भी डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी में नहीं होता, समझे मेरी बात? जब मैं बोल रहा हूँ 30% स्टैंडर्ड, तो क्या मैंने सब खर्चों को ऑलरेडी कवर कर लिया है? हाँ, समझ रहे मेरी बात? जब मैं बोल रहा हूँ 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो बेटा मैं ये अलग अलग नाम के जो रंगीन खर्चे हैं ना, सिर्फ इन्हीं को बोल रहा हूँ कि यही सब मेरे क्या है 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्लियर है सबको? बेटा इररिलेवेंट सा पॉइंट था, फिर भी मैंने आपको एक बार हाईलाइट करा दिया ताकि आप ऐसी गलती ना करें। आपको क्या गलती नहीं करनी बताइए? अगर सैलरी दी हुई है तो क्या आप माइनस करोगे उसे? क्या आप 3 के अलावा चौथा डिडक्शन बना दोगे सैलरी नाम का? बनाओगे या नहीं बनाओगे? बेटा इतना क्लियर है? देखो आज जो अपन पढ़ रहे हैं ना, ये सब इजी कंसेप्ट है, जिसमें एक ही कंसेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी था, वो अपन ने देख लिया। रिकवरी माइनस डिसअलाउड अर्लियर मल्टीप्लाई बाय 70%। क्लियर है सबको? 3 एग्जाम्पल थे बेटा, 3 एग्जाम्पल देख लिए, सब खत्म। उसके बाहर कुछ नहीं हो सकता, हाँ या ना? पहले में क्या था? अलाउड दिया था, दूसरे में क्या दिया था? डिसअलाउड, तीसरे में क्या दिया था बेटा? रिकवरी उतनी नहीं हुई जितना डिसअलाउ हुआ था, ऐसा कुछ, हाँ या ना? बेटा तीनों केस पॉसिबल है, लेकिन उन 3 केस के अलावा और कोई केस नहीं हो सकता। अब आप देखोगे मेरी ड्राइंग, देखना चाहते हो? आपको पता है मैं जानबूझ के हाँ नहीं, अब तो बिल्कुल अपन को तो ये चाहिए ना। ये गेट ठीक है, तो बेटा बंद ही रहता है ना बाहर से। ये विंडोज है, ठीक ऐसे ही है ना? चलो अब बताओ ये मिलेगा? तो बेटा ये एफपीटी की बिल्डिंग है। सर कपबोर्ड लग रहा है, मास्क सर, गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं, फर्जी बिल्डिंग लग रही है। बेटा इससे अच्छी बिल्डिंग नहीं बना सकते अपन, ये अपना 100% है। नहीं अपना 100% है। चलो ये क्या है बेटा? बिल्डिंग। आप बताओ बीच में से क्या एक लाइन दिख रही है आपको? इससे आप क्या समझ रहे हैं? नहीं बेटा बिल्डिंग तो एक ही है, एपीटी की बिल्डिंग। बेटा इस बिल्डिंग में, एक मिनट अब सब लोग ध्यान देंगे, अब मजाक नहीं करेंगे, ड्राइंग व्राइंग जाए भाड़ में। ये एरिया है 40%, ये कितना है? अब कोई ये मत बोलना कि दोनों 50-50, भाई मान लो यार, कितना है? 40, और ये कितना है? 60%। इतना क्लियर है आपको? आप बताओ आपके घर में, आप किसी किसी के घर में ऐसा होगा कि वो रहते भी होंगे और उन्होंने वो घर किराए से भी दिया होगा, हाँ या ना? होता है ऐसा? तो बेटा ये 40% एरिया है ना, मैं खुद के लिए यूज कर रहा हूँ सेल्फ ऑक्युपाइड। क्या यूज कर रहा हूँ? और बेटा 60% एरिया को मैंने क्या कर रखा है? रेंट पे दे रखा है। क्या करा बेटा मैंने? एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग तो हमेशा 100% होगी बेटा, हाँ या ना? बिल्डिंग हमेशा क्या होगी? 100%। उसमें से 40% एरिया को कौन यूज कर रहा है? मैं अपने रहने के लिए, और 60% को मैं क्या कर रहा हूँ? बताओ ऐसी थ्योरेटिकल बात कर रहा हूँ या प्रैक्टिकली ऐसा होता ही होगा? और यहाँ पर मैंने परसेंटेज मन से लिए हैं बेटा, कुछ भी परसेंटेज हो सकता है। हो सकता है मैं एक कमरे में रह रहा हूँ, बाकी 99 कमरे किराए से दे रखे हो, और हो सकता है मैं 99 कमरे में रह रहा हूँ, एक कमरा किराए से दे रखा हूँ, कुछ भी हो सकता है। अब मुझे बताओ हाउस प्रॉपर्टी आप पूरी बिल्डिंग का कैलकुलेट करोगे या 60% हिस्से का ही कैलकुलेट करोगे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितने परसेंट का? 60% का। क्लियर है आपको? सबको क्लियर है बच्चे? सबको? आप समझ रहे हैं? मेरा एक घर है जिसको कुछ जगह को, कुछ परसेंटेज ऑफ एरिया को मैं अपने रहने के लिए यूज कर रहा हूँ, मतलब वो क्या है? सेल्फ ऑक्युपाइड। और बेटा बचा हुआ एरिया क्या है? लेट आउट। क्या है? तो एक सेकेंड, अब जब अपन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करेंगे तो कितने एरिया का करेंगे? 60% एरिया का। बाद में पूछना किसका करेंगे बेटा? 60% एरिया का। सबको इतना क्लियर है? अब बेटा अगर मैं बोल रहा हूँ मैंने म्युनिसिपल टैक्स पे करा है, क्या करा है? म्युनिसिपल टैक्स पेड 1 लाख। कितना करा?
आप मुझे बताओ, मैं इनकम कितने परसेंट एरिया की कैलकुलेट कर रहा हूँ, और म्युनिसिपल टैक्स 60% एरिया का है या 100% का है? तो क्या आपको म्युनिसिपल टैक्स 60% एरिया का निकालना पड़ेगा? मतलब जब आप डिडक्शन लोगे म्युनिसिपल टैक्स का, म्युनिसिपल टैक्स पेड का डिडक्शन लोगे तो पूरा 1 लाख लोगे या 60,000 ही लोगे? 60,000 ही लोगे, हाँ या ना? बेटा इंटरेस्ट, आपने इंटरेस्ट पे करा, आपने इंटरेस्ट पे करा 5 लाख रुपए, कितना? इतना बड़ा अमाउंट नहीं लेंगे। आपने इंटरेस्ट पे करा बेटा 1,50,000, कितना? 1.5 लाख रुपए का। तो बताओ यहाँ पर लेट आउट वाली प्रॉपर्टी में आप कितना इंटरेस्ट का बेनिफिट लोगे? 60%, दैट इज 90,000, यस और नो? अच्छा, सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में भी क्या इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है? तो क्या यहाँ पर आप 60,000 ले लोगे, मतलब लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ले लोगे 60,000, हाँ या ना? बेटा मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रैक्टिकली एक ही घर को किराए से भी दे दिया जाता है और उसमें खुद भी रहते हैं, हाँ या ना? ऐसा होता है क्या? तो उस केस में बेटा जो भी खर्चे होंगे क्या आपको प्रोपोर्शनेट करना पड़ेंगे, क्योंकि आप इनकम कौन सी निकालना है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आप 40% एरिया की निकालना है, 60% एरिया की? अपने केस में, अपने केस में 60% एरिया की निकालना है। अच्छा एक चीज, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या जो हम कर रहे हैं ये लॉजिकल है? अगर नहीं करते तो इलॉजिकल होना चाहिए था, हाँ या ना? जो हम कर रहे हैं बिल्कुल लॉजिकल है, यस और नो? बेटा जब मैं इंटरेस्ट का डिडक्शन लूंगा तो पूरे बिल्डिंग का लूंगा या 60% बिल्डिंग का ही लूंगा? 60% का। और जब मैं म्युनिसिपल टैक्स पेड का डिडक्शन लूंगा तो पूरी म्युनिसिपल टैक्स पेड का लूंगा या उसके भी 60% का? 60% का, हाँ या ना? यस और नो? अब बेटा, अरे ये क्या हुआ, ये तो अपन को आता ही नहीं था, ये तो अपन को आता ही नहीं था, ये क्या हुआ? गजब यार, पानी गिर रहा था तो उठा लिया अपन ने बिल्डिंग। देखा, इसलिए A+ मिला था अपन को ड्राइंग में। इतना क्लियर है सबको? सबको कोई कंफ्यूजन किसी भी पॉइंट में? अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं? हाँ डाउट बेटा पूछ लेना, एक बार मुझे कंप्लीट कर लेते। बेटा आप जब GAB निकालते हो तो आप कुछ चीज़ों को कंपेयर करते हो। आप बताए किसको कंपेयर करते हो? एक्सपेक्टेड रेंट को एक्चुअल रेंट से, हाँ या ना? और बेटा एक्सपेक्टेड रेंट की भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट होता है, और क्या होता है? स्टैंडर्ड रेंट होता है। और एक्चुअल रेंट का कुछ होता है या एक्चुअल रेंट तो एक्चुअल ही है? हाँ मतलब एक्चुअल तो एक्चुअल ही है, हाँ या ना? वो फॉर्मूला अपनी जगह पे है कि रिसीव प्लस रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। अब बताओ म्युनिसिपल वैल्यू गिवन है, फेयर रेंट गिवन है, स्टैंडर्ड रेंट गिवन है, बताओ 60% एरिया का गिवन होगा या 100% का होगा? तो क्या आपको इसको 60% पे लाना पड़ेगा? लॉजिकल है या नहीं? लॉजिकल है। बेटा गवर्नमेंट जब बोल रही है कि आप स्टैंडर्ड रेंट ले सकते हो 2 लाख, कितना? तो बेटा 2 लाख वो 100% पूरी बिल्डिंग का बोल रही है, उसको आपकी अंदर की बातें पता है कि आपने कितनी जगह किराए से दी है, कितनी नहीं दी? वो किसका बोल रही है बेटा? 100% पूरी बिल्डिंग का, यस और नो? सबको क्लियर है? इतना इतना तक सबको क्लियर है? अब बेटा आगे बढ़ते हैं। अपन को क्या निकालना था? GAB, याद है आपको? क्या निकालना था? और GAB का फॉर्मूला आपने क्या देखा था? थोड़ा सा मैं एक्सपेक्टेड रेंट को ऊपर कर रहा हूँ और एक्चुअल रेंट को नीचे कर रहा हूँ किसी वजह से, यही देखा था अपन ने। इन दोनों में से क्या? विच एवर इज हायर, यस और नो? बेटा एक्सपेक्टेड रेंट इसके भी 3 होते हैं, क्या क्या होते हैं? एक तो होता है म्युनिसिपल, दूसरा क्या होता है? फेयर, और तीसरा क्या होता है? स्टैंडर्ड। हिमांशु बेटा यही समझ नहीं आया था ना? अब ध्यान से देखना, गवर्नमेंट ने बोला इस बिल्डिंग की म्युनिसिपल वैल्यू है 1,80,000, कितनी है? 1,80,000। तो बेटा 1,80,000 पूरी बिल्डिंग की है, 60% बिल्डिंग की है? पूरी बिल्डिंग की है, हाँ या ना? बेटा गवर्नमेंट ने बोला कि स्टैंडर्ड रेंट है 1,50,000, तो मेरे बच्चों मुझे ये बताओ 1,50,000 पूरी बिल्डिंग का है या सिर्फ 60% एरिया का है? पूरी बिल्डिंग का है। सबको क्लियर है इतनी चीज? अब क्लियर है? देखो भी,
अब मुझे एक चीज और बताओ, अब फेयर रेंट का मैं बता नहीं रहा, आपको पता है फेयर रेंट भी पूरी बिल्डिंग का ही होगा, हाँ या ना? तो सीधी सी बात है, क्या आपको इन सब चीजों को प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा आपको, हाँ या ना? समझ रहे हैं मेरी बात? आपको बेटा प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा इन सब चीजों को, यस और नो? मतलब आप यहाँ पर 100% को कंपेयर करोगे या 60% वाले पोर्शंस को कंपेयर करोगे? 60% वालों को। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, अब मैं देखता हूँ कौन इसको बता पाता है। मेरा क्वेश्चन किससे है? जतिन आपसे। मेरा एक्चुअल रेंट है 20,000 रुपये पर मंथ। कितना है? अभी मैंने किससे पूछा? जतिन। अगर जतिन ने नहीं बताया तो मैं पूछूंगा मौसमी से और या कार्तिक से, ठीक है? तैयार है ना बेटा? आपका एक्चुअल रेंट कितना है? 20,000 रुपये पर मंथ। कितना है? मेरा क्वेश्चन है जतिन, ये 20,000 रुपये पर मंथ 100% बिल्डिंग का है या 60% का है? 100% या 60%? 60%? 100%? 60%? बेटा एक्चुअल रेंट मतलब सही में जो रेंट मिल रहा है, वो सही में रेंट किस पोर्शन का मिलता है? हमेशा लेट आउट पोर्शन का। किसका मिलता है बेटा? लेट आउट पोर्शन का, हाँ या ना? तो एक्चुअल रेंट हमेशा किसका होगा बेटा? जितना भी पोर्शन लेट आउट होगा, हमारे एग्जांपल में कितना? 60%। वापस से ध्यान से सुने मेरी बात। अगर मैं बोल रहा हूँ मुझे सही में किराया मिल रहा है 15,000 रुपये पर मंथ। कितना मिल रहा है? 15,000 रुपीज पर मंथ मुझे किराया मिल रहा है, 15,000 रुपीज पर मंथ। तो मुझे बताओ 15,000 रुपये पर मंथ मिल रहा है तो पूरी बिल्डिंग का मिल रहा होगा या जितना मैंने किराए से दिया उसी का मिल रहा है? लॉजिकल बात क्या है बेटा? जितना किराए पे दिया उसी का मिल रहा है, हाँ या ना? तो बेटा ये 15,000 पर मंथ 60% पोर्शन का है। किसका है? आपको परसेंटेज से याद नहीं रखना, क्योंकि परसेंटेज तो इस एग्जाम्पल तक लिमिटेड है। आपको याद रखना है ये लेट आउट पोर्शन का है। किसका है बेटा? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जितना आपने पोर्शन किराए से दिया होगा उसी का तो किराया आपको मिलेगा, हाँ या ना? क्लियर है सबको? इजी है बेटा। अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ ना, एक एक करके पूछ लेता हूँ, सब लोग ध्यान देना। सबसे पहले तो जब आप जीएवी कैलकुलेट करोगे, मैं आपको बताऊं कैलकुलेशन भी कैसे करना है। आप क्या करोगे? एक्चुअल रेंट को किससे कंपेयर करोगे? एक्सपेक्टेड रेंट से। और क्या लोगे? व्हिचएवर इज। एक्चुअल रेंट तो हमेशा लेट आउट पोर्शन का होगा, हाँ या ना? लेकिन कौन सा वाला 100% का है? तो इसको आप जब कंपेयर करोगे तो 100% पे लोगे या इसको आप 60% पे लेके आओगे? इसको 60% पे लेके आओगे, हाँ या ना? अब बेटा आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप म्युनिसिपल रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, फेयर रेंट सबको 60-60-60 कर लो, या फिर आप बेटा कंपेयर 100% में करके जो आपका एक्सपेक्टेड आए, जो आपका क्या आए, तो फाइनल जो आपका एक्सपेक्टेड आए उसको 60% कर लो, समझे? और मैं आपसे क्या बोलूँगा, हमेशा आप किसका 60% करना? एक्सपेक्टेड रेंट का। क्लियर है आपको एक चीज़? बेटा जीएवी में आपने दो चीज़ों का कंपैरिजन करा, फर्स्ट इज एक्चुअल रेंट, सेकंड इज एक्सपेक्टेड रेंट। एक्चुअल रेंट तो आपका हमेशा किस पोर्शन पे होगा? 100% या लेट आउट? हमेशा किस पे होगा? लेट आउट पोर्शन, हाँ या ना? यस और नो? क्योंकि भाई जितनी प्रॉपर्टी मैंने किराए पे दी, क्या उसी का किराया मुझे मिलेगा? क्लियर है आपको? लेकिन बेटा एक्सपेक्टेड रेंट पूरी किसका होगा? आपको इसको किस पे लेके आना पड़ेगा? लेट आउट पोर्शन पे। समझ रहे हैं मेरी बात? तो बेटा एक्सपेक्टेड रेंट तो एक्चुअल रेंट तो हमेशा किसका होगा? लेट आउट पोर्शन का। लेकिन कौन सा वाला? पूरी बिल्डिंग का होगा, एक्सपेक्टेड रेंट। आप उसको किस पे कन्वर्ट करके लाओगे? लेट आउट वाले पोर्शन पे। इतना क्लियर है? अब बेटा जीएवी आपने निकाल ली, इसमें से आप क्या माइनस करोगे? म्युनिसिपल टैक्स पेड माइनस करोगे। 100% करोगे या 60% करोगे? 60%। तो आपका क्या आ जाएगा? NAV। क्या आ जाएगा? NAV में से आप दो चीज माइनस करोगे, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरी चीज क्या माइनस करोगे? इंटरेस्ट। बेटा 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन तो होगा ही 60% का, उसको तो भूलिए। मेरा क्वेश्चन है इंटरेस्ट 100% लोगे या 60% लोगे? 60% लोगे। तो
तो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी, हाँ या ना? 100% एरिया की या 60% एरिया की? इजी है बेटा, इजी है, देख लो बेटा, इजी है। अगर किसी को दिक्कत हो तो बताइए मुझे। नहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन तो बेटा हमेशा इसी का निकलता है ना, तो उसमें क्या 60%, वो तो फिक्स है बेटा। एक्चुअली एनएवी 60% की ही है। एनएवी किसकी है? तो आप जब 30% स्टैंडर्ड भी निकालोगे तो किस पे आएगा? एनएवी पे। तो वो भी किसका ही है? 60% का। समझे मेरी बात? हाँ हाँ बेटा, कार्तिक क्लियर है, इजी है, पक्का? हाँ बेटा, तो ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट वाले पोर्शन का हो गया। किसका? लेट आउट वाले का। आप एक और बार इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करोगे, किसका? सेल्फ ऑक्युपाइड वाले केस का। और उस केस में आप किस क्या ले लोगे? इंटरेस्ट। अब 100% लोगे या 40% लोगे? जितना सेल्फ ऑक्युपाइड है। वापस से आप इसको छोड़ो, मुझे बताओ ये क्लियर है क्या? ये क्लियर है सबको? इधर इधर मुझे बात सुनो। अभी जो आपने हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट करी, 60% पोर्शन की करी थी या 100% की? बचा हुआ पोर्शन क्या सेल्फ ऑक्युपाइड है? और सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में भी क्या इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है? मिलता है, सब्जेक्ट टू लिमिट, हाँ या ना? यस और नो? तो क्या वो आज भी मिलेगा? हाँ बेटा, ध्यान रखना किसी चीज का कोई एक्सेप्शन नहीं है, जो पड़ा है वही है। समझ रहे हैं आप? अगर एक्सेप्शन होता तो मैं बता चुका होता। मैंने आपको क्या बताया था? एसओपी के केस में क्या आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा? मिलेगा मतलब मिलेगा, कंफर्म? समझ रहे हैं मेरी बात? बस ध्यान रखना, डिडक्शन आप 100% इंटरेस्ट का लोगे या 60% का ऑलरेडी ले ही चुके हो? 60% का ऑलरेडी ले चुके, तो बेटा अब कितने पोर्शन का लोगे? 40% पोर्शन का। क्लियर है सबको ये बात? सबको क्लियर है? चलिए, अब बेटा कंसेप्ट ऑफ पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी, एक कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट है ये। क्या है? कंसेप्ट ऑफ पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी। ध्यान रखना बेटा, एक प्रॉपर्टी को 365 में से एक दिन भी आपने अगर लेट आउट कर दिया, क्या कर दिया, तो उसको क्या माना जाएगा? लेट आउट प्रॉपर्टी। समझ रहे हैं मेरी बात? एक प्रॉपर्टी को आपने एक साल में एक दिन भी लेट आउट कर दिया तो उसको क्या कहेंगे? लेट आउट प्रॉपर्टी। क्लियर है आपको सबको? देखो, एक तो ऐसा घर होता है जो कि हमारा 12 महीने किराए पे रहा। दिक्कत की बात वहां कुछ है या वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है? वहां कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है बच्चे? जब कुछ दिन घर लेट आउट रहा और कुछ दिन खाली रहा, तो बेटा उसको आप क्या मानोगे? लेट आउट प्रॉपर्टी। क्लियर है आपको? पूरे साल लेट आउट मानेंगे। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? हाँ हाँ बेटा, इसी यही तो पढ़ रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ एक ही दिन रेंट पे रहा, एक दिन कैसा रहा? लेट आउट, और बाकी के 364 दिन खाली, तो भी आप उस प्रॉपर्टी को क्या मानोगे? हाँ, ये लोग मेरा टाइम पास कर रहे हैं तो मैं एक्स्ट्रा ले लूंगा टाइम। हाँ बेटा, गलत है, लेकिन गवर्नमेंट का काम चूना लगाना है। सुबह तारीफ करी थी, अब बुराई करेंगे बेटा। गवर्नमेंट का काम क्या है? चूना लगाना है। आप पता है इसके जरिए उन्होंने क्या करा? जब आप एक्चुअल रेंट को एक्सपेक्टेड रेंट से कंपेयर करोगे तो एक्चुअल रेंट तो एक दिन का ही होगा, हाँ या ना? एक्सपेक्टेड रेंट पूरे 365 दिन का होगा, क्योंकि हायर लेना है बेटा। समझ रहे हैं आप? बेटा गवर्नमेंट का काम है आपको चूना लगाना, और जितना आप पढ़ते जाएंगे आप समझते जाएंगे गवर्नमेंट कितनी निकम्मी है। ये बेटा बाय लॉ लूटते हैं। क्लियर है आपको? समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन बेटा आपको फिर एक फायदा भी है, क्या आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, हाँ या ना? मिलता है क्या? तो बेटा जो इंटरेस्ट का आपको डिडक्शन मिलता है वो भी तो पूरे साल भर का मिल जाएगा। समझ रहे हैं मेरी चीज? बेटा सभी चीज होंगी, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान तो आपका ही है। नुकसान तो आपका ही है। समझ रहे हैं मेरी बात? क्लियर है आपको? तो बेटा अगर मेरी प्रॉपर्टी 365 में से 3 ही महीने लेट आउट रही, तो भी उसको क्या माना जाएगा? साल भर लेट आउट। क्लियर है आपको? सबको क्लियर है? वेरी गुड।
अच्छा, असेसी ऑन मोर देन 2 एसओपी, ये तो आप मुझे बताएंगे। अगर असेसी के पास 2 से ज्यादा एसओपी है तो क्या? किसके पास ऑप्शन है बेटा? किसके पास ऑप्शन है? और बाकी की प्रॉपर्टी क्या मानी जाएंगी? इस कंसेप्ट को कंसेप्ट नंबर 2 मत गिनना, क्योंकि ये तो आपको ऑलरेडी पता था। ये आपको ऑलरेडी पता था, हाँ या ना? बेटा एक बस लाइन में खत्म हो जाएगा। कंसेप्ट ऑफ जॉइंट ओनरशिप, एक प्रॉपर्टी है जिसके 50% ओनर कौन है? मिस्टर मास, और 50% कौन है? मिसेस मास। 50% ओनर कौन? मिस्टर मास, और 50% कौन? मिसेस मास। बताइए प्रैक्टिकली ऐसा भी होता ही होगा क्या? अच्छा यहाँ पर पता है, इस केस में तो या इधर होती है या उधर होती है। हस्बैंड वाइफ के केस में तो या तो इधर होती है या उधर होती है, हाँ या ना? प्रॉपर्टी चलो यार, चलो ये वाला कंसेप्ट क्लियर था आप लोग को? असेसी ऑन मोर देन 2 एसओपी। बताओ मेरे पास अगर 3 एसओपी है तो क्या तीनों के एसओपी मान लोगे? बताओ मेरे पास 3 एसओपी है तो क्या तीनों के एसओपी मानोगे? मैक्सिमम एसओपी कितनी होगी आप बताओ? 2 रहेंगी एसओपी, ओके। तो बेटा एक बच गई, वो क्या हो जाएगी? एक जो बच गई वो क्या हो जाएगी? डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। ऐसा मान लिया जाएगा कि आपने उसको क्या कर दिया, आपने उसको किराए पे चला दिया। ये सबको क्लियर था? अच्छा अब बेटा आप लोग पढ़ने के क्योंकि मूड में आ चुके हैं, तो मुझे बताइए आप लोग रिवीजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ईमानदारी से बताइएगा, रिवीजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? करते हैं? हाउस प्रॉपर्टी करा है? हाउस प्रॉपर्टी आप लोग ध्यान दें, आप लोग को रिवीजन करना है, समझे मेरी बात? रोशनी बेटा वो क्वेश्चन में डिस्कस नहीं करूंगा, अगर तुम्हें दिक्कत हो तो आप मुझसे पर्सनली पूछ लीजिएगा। बेटा एक बात बताओ, एक घर का मालिक एक ही हो सकता है या एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं? मतलब एक अगर प्रॉपर्टी है, क्या उसका मालिक एक ही इंसान हो सकता है? या जॉइंट ओनरशिप भी पॉसिबल है? अच्छा प्रैक्टिकली जॉइंट ओनरशिप होती है क्या? प्रैक्टिकली जॉइंट ओनरशिप नाम की चीज होती है क्या? अच्छा होती है, ओके। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस प्रॉपर्टी का मैं 60% ओनर हूं और ये 40% ओनर है, हो सकता है क्या? पॉसिबल है? तो अब मुझे आप बताओ बेटा, अगर एक प्रॉपर्टी आ गई जो कि जॉइंट प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी आ गई जो कि कौन सी प्रॉपर्टी है? जॉइंट प्रॉपर्टी। तो उसके केस में आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट कैसे करोगे? लॉजिकली बताइए आप मुझे। बताओ मिस्टर मास को कितने परसेंट इनकम पे टैक्स लगना चाहिए? 60% पे लगना चाहिए। और मिसिस मास को कितने परसेंट पे लगना चाहिए? 40%। तो बेटा आपने एक चीज पढ़ी थी ना, जीएबी, इसमें से आप माइनस करते थे म्युनिसिपल टैक्स पेड, फिर आपने पढ़ा था एनएबी आता था, और इसमें से 2 चीज माइनस करते थे, स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड इंटरेस्ट। तो क्या आता था मुझे बताइए, ये सब करने के बाद क्या निकल के आता था? ये सब करने के बाद क्या आता था? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या आता था बच्चे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बेटा क्या पूछ रहा हूँ, आप क्या बता रहे हो? बताइए ये सब करने के बाद क्या निकल के आता था? जीएबी में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करते थे, एनएबी निकलता था, एनएबी में से 2 खर्चे और माइनस करते थे, तो कैलकुलेट क्या करते थे अपन? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी करते थे, हाँ या ना? तो बेटा जो भी आपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करा,
इसका 60% किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? मिस्टर मास। और बेटा बचा हुआ 40% किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? मिसेस मास। ये आपको क्लियर है? अच्छा, लॉजिकली भी ऐसे ही होना चाहिए था क्या? बेटा लॉजिकली भी ऐसा ही होना चाहिए था क्या कि अगर एक घर है, उसका 60% हिस्सा मिस्टर मास के हाथ में टैक्सेबल है और 40% मिसेस मास के हाथ में टैक्सेबल है। देवांश बोला 50-50 होना था। बेटा एक सेकेंड, इस प्रॉपर्टी की, एक सेकेंड, आप लोग लॉजिक भी पता नहीं कहाँ के लॉजिक लगा लेते हैं। जॉइंट ओनरशिप 60। बेटा सपोज मान लो ये प्रॉपर्टी 2 करोड़ की थी। कितने की थी? 2 करोड़। तो 2 करोड़ में से मैं 60% ओनर हूँ, डेट मीन्स मैंने पता है कितना पे करा होगा? 1.2 करोड़ रुपीज। और मिसेस मार्ज ने कितना करा होगा? 80 लाख रुपए। जब भी तो मैं 60% ओनर हूँ, जब भी तो मैं 60% ओनर हूँ, और मिसेस मार्ज 40% ओनर है, क्योंकि 60% कंसिडरेशन किसने पे करी? मैंने। और 40% किसने करी? मिसेस मार्ज ने। तो बेटा इनकम, इस प्रॉपर्टी की इनकम जो भी आएगी, क्या वो पूरी की पूरी मेरे हाथ में टैक्सेबल होगी या 60% ही मेरे हाथ में होगी? 60% ही मेरे हाथ में होगी। अब जिसने मुझसे पूछा 50-50% उसको क्लियर है? एक बच्चे ने मुझसे बोला सर इसमें 50-50% होना चाहिए था। बेटा 50-50 होना चाहिए था या 60-40 ही सही है? लॉजिकल 50-50 या 60-40? लॉजिकल ध्यान रखना बेटा, 60-40 है, 60-40। क्योंकि ऑनरशिप का रेशियो कितना है? 60 और 40। ये क्लियर है आप लोग को? जॉइंट ओनरशिप, बेटा जॉइंट ओनरशिप क्लियर है? जल्दी से बताएं, आज खत्म करना है उस प्रॉपर्टी। सुधा, अरे यार बेटा प्रॉपर्टी का 60% मालिक मैं हूँ, 60% मालिक में हूँ, 40% मालिक कोई और है। तो उस प्रॉपर्टी की कितनी इनकम मेरे अंदर टैक्सेबल होना चाहिए? अगर मैं 60% मालिक हूँ, तो क्या उसकी 60% इनकम ही मेरे अंदर टैक्सेबल होनी चाहिए? तो बस वही करा है बेटा, वही करा है। सिर्फ वही चीज करी है कि 60% किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? मेरे हाथ में, क्योंकि आई एम 60% ओनर। बचे हुए 40% के ओनर कौन है? मिसेस मार्स। अब मुझे वापस से एक और चीज अब मुझे पूछना है आपसे। बेटा जॉइंट ओनरशिप से ही रिलेटेड एक चीज पूछूंगा, आप लोग तैयार हैं? जॉइंट ओनरशिप से रिलेटेड चीज पूछूंगा, आप लोग तैयार है? आपको पता है सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के केस में इंटरेस्ट का डिडक्शन मैक्सिमम कितना मिलता है? सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के केस में इंटरेस्ट का डिडक्शन मैक्सिमम कितना मिलता है? 30,000 या फिर 2 लाख, याद है आपको? वैसे तो 30,000 मिलता है, लेकिन कुछ कंडीशन अगर सेटिस्फाई करते हैं तो 2 लाख मिलता है। हाँ या ना? यस और नो? तो बेटा मेरा क्वेश्चन आपसे कि मिस्टर मास को कितना मिल सकता है और मिसेज मास को कितना मिल सकता है? मेरा क्वेश्चन आपसे है कि 30,000 रुपए की लिमिट पर पर्सन थी। सिर्फ मेरा इतना सा क्वेश्चन है, ये लिमिट पर पर्सन है या फिर पर प्रॉपर्टी है? पर पर्सन और पर प्रॉपर्टी। मैंने कुछ भी आपको बताया नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ बच्चे। आप लॉजिकली सोच के बताइए, पर पर्सन होना चाहिए, पर प्रॉपर्टी होना चाहिए? पर प्रॉपर्टी होना चाहिए। बेटा मैक्सिमम लोग पर प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ पर प्रॉपर्टी नहीं। ये लिमिट कैसी है बेटा? पर पर्सन। मतलब मुझे बताओ मिस्टर मास को कितने तक का डिडक्शन मिल सकता है? क्या इन्हें 30,000 या फिर 2 लाख का डिडक्शन मिल सकता है? और क्या इन्हें भी अगेन 30,000 से लेकर 2 लाख तक का डिडक्शन मिल सकता है, जो भी कंडीशंस होगी?
आप मेरी बात समझ रहे हैं बेटा? ये जो एसओपी की है इसमें इंटरेस्ट की लिमिट है, ये पर पर्सन है। ये क्या है? पर पर्सन। इसका मतलब बेटा अगर मेरे 10 ओनर हैं, 10 ओनर हैं, तो क्या 10 लोग इतना इतना इंटरेस्ट ले सकते हैं? मेरा आपसे क्वेश्चन है कि 10 जॉइंट ओनर है तो क्या 10 लोग 30,000 या फिर 2 लाख जो भी एप्लीकेबल हो वो ले सकते हैं? हाँ बेटा ले सकते हैं। समझे आप लोग? ये पॉइंट बेटा थोड़ा सा बारीक था, इस पॉइंट का थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो लिमिट है ना ये पर पर्सन है, पर प्रॉपर्टी नहीं है बेटा। ये कैसी है? पर पर्सन। पहले नहीं था। नहीं नहीं बेटा, ये पर पर्सन ही है रितिका, ये हमेशा पर पर्सन है बेटा। जॉइंट ओनरशिप मेरे एंड पे खत्म हो चुका है, आपको क्लियर है? बताओ, एक एग्जांपल मैं आपके सामने ले लेता हूँ छोटा सा। एक एग्जांपल मैं आपके सामने ले लेता हूँ, आप मुझे बताना उसको कैलकुलेट करके। एक हाउस प्रॉपर्टी है, एक एक जॉइंट हाउस प्रॉपर्टी है जिसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बेटा कैलकुलेट कर चुके हैं हम, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। और कितनी है? 20 लाख रुपए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी है? 20 लाख रुपए। इसमें बेटा 3 ओनर है, 3 ओनर है, नहीं 4 ओनर है। तो मुझे बताओ किसको कितना टैक्सेबल होगा? इसके बेटा 4 इक्वल ओनर है, 25% का ओनर ये है, 25% का मालिक ये है, और 25% का मालिक ये है, और बचे हुए 25 का ये है। तो कितनी इनकम टैक्सेबल होना चाहिए? इस पर्सन को हो जाएगी 5 लाख रुपए, वेरी गुड। इसको भी हो जाएगी 5 लाख रुपए, और इसको भी कितनी हो जाएगी? 5 लाख। और बेटा अगेन इसको कितनी हो जाएगी? 5 लाख। हाँ या ना? अगर आपको इतना क्लियर है तो आपको जॉइंट हाउस प्रॉपर्टी क्लियर है कि भैया जितने हम ओनर है उतना अपना प्रोपोर्शन में टैक्सेबल होगा। ये सर नो? अब बेटा मैंने इंटरेस्ट पे करा, इंटरेस्ट पे करा है, और इंटरेस्ट पे 10 लाख रुपए। इंटरेस्ट कितना है? 10 लाख रुपए। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है। अब ये वाला क्लियर है आपको? ये वाला पॉइंट सबको क्लियर है? अच्छा, जो मैं आपसे भी क्वेश्चन बोलूंगा ना, इसमें 2 लाख वाली लिमिट को कंसीडर करते हुए आंसर दीजिएगा। 2 लाख वाली लिमिट को। बेटा इंटरेस्ट मैंने पे करा 10 लाख, तो बताओ इसमें से अगर ये प्रॉपर्टी एसओपी होती, अगर ये प्रॉपर्टी एसओपी होती तो कितना डिडक्शन इसे मिलता? नहीं, एसओपी प्रॉपर्टी है बेटा, मैंने तो बता दिया ना क्लियर, मैंने बता दिया कि प्रॉपर्टी क्या है, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। तो बेटा वैसे तो इंटरेस्ट कितना दिख रहा है आपको? 2,05,000, 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000। कितना दिख रहा है? 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000। लेकिन बेटा मुझे बताओ इतना मिलेगा या सेल्फ ऑक्युपाइड केस में मैक्सिमम 2 लाख ही मिलता है? एक इंसान को मैक्सिमम कितना मिलता है? 2 लाख ही मिलता है। बेटा टैक्सेबिलिटी की तो बात ही नहीं हो रही है, टैक्सेबिलिटी की तो बात ही नहीं हो रही है, बात तो डिडक्शन की हो रही है। मुझे बताओ डिडक्शन मैंने सही लिखा है 2.5 लाख, या 2.5 लाख तो गलत है? 2.5 लाख सही लिखा है या 2.5 लाख गलत है? तो सही कितना है फिर मुझे बताओ, सही कितना है? अगर 2.5 गलत है तो आप मुझे बताओ सही कितना? सही है 2 लाख रुपीस, वेरी गुड। दो दो और दो, है ना? 2 लाख रुपए पर पर्सन। क्लियर है आप लोग को? बेटा जॉइंट ओनरशिप यही है जो मैंने आपको इस स्लाइड में ये जो बताया ना, यही है बस जॉइंट ओनरशिप। सबको क्लियर है? इजीली, इजीली क्लियर है? इजीली बेटा इजी है, पूरा लॉजिकल था, पूरा लॉजिकल था। सिर्फ एक चीज में आप दिक्कत कर सकते थे पर प्रॉपर्टी वाले केस में, तो मैंने आपको वो बता दिया कि पर प्रॉपर्टी नहीं पर पर्सन है। मतलब सर हमें कैसे पता चलेगा एसओपी लेंगे या कुछ और? बेटा
ये मैंने आपको गिवन दिया था, मैंने आपको, तो आपको हमेशा गिवन होगा, ठीक। आपको गिवन होगा बेटा, प्रॉपर्टी लेट आउट है या सेल्फ ऑक्युपाइड है, गिवन होगा। इसको एक बार रीड कर लीजिए, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। को ओनरशिप का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी ओन्ड बाय मोर देन वन ओनर। हाँ, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो बेटा इस केस में करेंगे क्या, ये पढ़ लीजिए, ये हमारे काम की चीज है। चल, अब बेटा सब लोग ध्यान देना, एक जो मैं चीज आपको पढ़ाने वाला हूँ, इसको एक ही बार में बताऊंगा और आपको एक ही बार में समझना है, ये इजी है। कंपोजिट रेंट। बेटा पहले तो कंपोजिट रेंट का मतलब समझ लेना, सब लोग ध्यान रखना, सब लोग ध्यान रखना, एक ही बार समझाऊंगा मैं। कंपोजिट रेंट का मतलब होता है कि आप है ना, हाउस प्रॉपर्टी तो रेंट पे दिए, साथ में आपने कुछ अदर फैसिलिटीज भी दी है। क्या दिया है? अदर फैसिलिटीज। ऐसा होता है क्या प्रैक्टिकली? मुझे बताओ, प्रैक्टिकली क्या सिर्फ घर रेंट पे दिया जाता है या घर के साथ कभी कभी फैसिलिटीज भी रेंट पे दी जाती है? हाँ, जैसे कि मैंने, बिल्कुल वेरी गुड, जैसे कि मैंने बताया हाउस प्रॉपर्टी के साथ पता है क्या दे दिया? यार, मैंने हाउस प्रॉपर्टी दिया, इसके साथ मैंने क्या दे दिया? फर्नीचर। तो बताओ पूरी की पूरी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जाना चाहिए क्या? मेरा आपसे क्वेश्चन है। कंपोजिट मैंने आपको बता दिया, कंपोजिट मतलब क्या होता है कि आप है ना, हाउस प्रॉपर्टी के अलावा साथ में कुछ और प्रॉपर्टी भी रेंट पे दे रहे हो, कुछ और चीज भी दे रहे हो, फर्निश्ड हाउस प्रॉपर्टी। या फिर बेटा क्या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हाउस प्रॉपर्टी के साथ मैंने चौकीदार भी दे दिया, वॉचमैन, हाँ गार्ड दे दिया। मतलब आप समझ रहे हो, ये लिमिटेड नहीं है बेटा, ये लिमिटेड नहीं है। हो सकता है मैंने हाउस प्रॉपर्टी के साथ एक मेड भी दे दी, मतलब जो खाना वही, समझ रहे हैं ना आप लोग मेरी बात? बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे नहीं दे रहे हैं, हम हाउस प्रॉपर्टी के साथ अदर फैसिलिटी भी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? अदर फैसिलिटी। तो अब मुझे बताओ, जब मैं हाउस प्रॉपर्टी भी दे रहा हूँ और गार्ड भी दे रहा हूँ, तो अब जो रेंट आप मुझे पे करोगे वो हाउस प्रॉपर्टी का है या हाउस प्रॉपर्टी और गार्ड सबका है? मतलब जो रेंट का अमाउंट आप मुझे दोगे, जैसे आप मुझे दे रहे हो 50,000 रुपीज, तो 50,000 सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का है या 50,000 के अंदर अदर फैसिलिटीज भी शामिल है? 50,000 के अंदर अदर फैसिलिटीज भी है, यस और नो? हाँ या ना? आप तो मुझे बताइए हाँ या ना। तो बेटा आपको नहीं लगता कि अदर फैसिलिटीज वाला अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होना चाहिए? अदर फैसिलिटीज अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होना चाहिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यस और नो? आप समझ रहे हैं ना? आपको एक, मुझे तो आप इतना बताइए, आपको कंपोजिट रेंट का मतलब क्लियर है क्या? पहले सिर्फ मुझे रेंट इसका मतलब बता दीजिए, क्या क्या ये क्लियर है आपको? व्हाट इज कंपोजिट रेंट? यहाँ पर रेंट सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी नहीं दी जा रही है बच्चे, हाउस प्रॉपर्टी के साथ में एक फैसिलिटी दी जा रही है, एक या मल्टीपल फैसिलिटीज, तो उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट रेंट। इसका मतलब बेटा, अगर मैं आपसे 15,000 ले रहा हूँ ना, तो हो सकता है उसमें से, अगर मैं आपसे कितने ले रहा हूँ, मैं आपसे ले रहा हूँ 25,000, तो हो सकता है इसमें से 20,000 हाउस प्रॉपर्टी का किराया हो, 20,000 किसका हो? हाउस प्रॉपर्टी। तो बेटा 5,000 किसका है? 5,000 अदर फैसिलिटीज का है, यस और नो? हाँ या ना? इतना समझ गए आप लोग? तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हाउस प्रॉपर्टी में कौन सा वाला रेंट लेके जाओगे, ये वाला या फिर ये वाला? हाउस प्रॉपर्टी में कौन सा वाला रेंट लेके जाओगे आप? ऑब्वियसली हाउस प्रॉपर्टी में हाउस प्रॉपर्टी वाला लेके जाओगे। और बेटा ये वाला कहाँ लेके जाओगे, जो अदर फैसिलिटीज का है उसको कहाँ लेके जाओगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कहाँ लेके जाओगे बच्चे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सब लोग ध्यान दे रहे हैं मेरी बात पे? एक घर है बेटा, उस घर को
तो बेटा कंपोजिट रेट में आपको नहीं लगता कि जितना हाउस प्रॉपर्टी का रेट है उतना ही हाउस प्रॉपर्टी में जाना चाहिए और अदर वाला अदर सोर्स में जाना चाहिए? लगता है आपको? हाँ या ना? बेटा लगता है आपको, और ये बिल्कुल परफेक्ट भी लगता है, सही लगता है। आप जो कह रहे हैं ना, आप बिल्कुल सही है बच्चे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये देखिए मैंने टिक भी लगा दिया, आपने जो बोला ना बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे बताओ, अगर मेरा रेंट 50,000 होता, कितना? 50,000, और अगर मुझे मालूम ही नहीं होता, अगर मुझे मालूम ही नहीं होता कि इसमें से हाउस प्रॉपर्टी का कितना और अदर सोर्सेज का कितना, मतलब किराए का बाइफर्केशन नहीं है मेरे पास, तो बताओ दिक्कत हो सकती थी? हाँ या ना? मतलब आप समझ रहे हो, मैंने आपको ऐसा वाला कह दिया जहां पर अपन को पता था कि 20,000 हाउस प्रॉपर्टी का है और 5,000 अदर सोर्स का है। मैंने आपको, ये मेरा था एग्जाम्पल नंबर 1, केस 1। मैंने आपको केस 2 क्या दिया, जहां पर 50,000 है और हमें ये नहीं मालूम कि इसमें से घर का कितना है और अदर फैसिलिटीज का कितना है। अब मैं आपको बताऊं ऐसे केस में करना क्या है, मैं आपको बताऊं ऐसे केस में क्या करना है बच्चे। बेटा इस केस में आप हाउस प्रॉपर्टी को लात मार दोगे। किसको लात मार दोगे? हाउस प्रॉपर्टी। और इनकम कहाँ टैक्सेबल हो जाएगी? मुझे बताओ, अगर हाउस प्रॉपर्टी को लात मार दी तो इनकम बची कहाँ? कहाँ टैक्सेबल होगी ये वाली इनकम? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बेटा मैंने आपको दो केस दिए। पहले केस में तो आपको पता था कि 20,000 रुपए हाउस प्रॉपर्टी के थे और 5,000 रुपए किसी दूसरी फैसिलिटीज के थे। चलो बेटा, मैं आपको कंपोजिट रेंट पढ़ा रहा था और कंपोजिट रेंट में मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको किराया अलग अलग पता हो, आपको पता है कि हाउस प्रॉपर्टी का 20,000 है और अदर्स फैसिलिटीज का 5,000 है, तो आप बाइफर्केशन कर दोगे, कोई दिक्कत होगी या नहीं होगी दिक्कत? जब आपको पता ही है कि इतना हाउस प्रॉपर्टी का है और इतना अदर सोर्सेज का है, तो दिक्कत होगी या कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, हाँ या ना? यस। लेकिन बेटा जब आपको पता ही ना हो, जब आपको पता ही ना हो कि हाउस प्रॉपर्टी का कितना, अदर सोर्सेज का कितना, उस केस में आप क्या करोगे मुझे बताओ? उस केस में आप पूरे को क्या मान लोगे? उस केस में आप फुल अमाउंट को क्या मान लोगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बेटा जय चौधरी, अभी बताया हाउस प्रॉपर्टी को लात मार देना, हाउस प्रॉपर्टी को लात मार देना इस केस में। हाँ या ना? बेटा जब पता ही नहीं है ना, आप ये मान लीजिए कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही जाएगा फिर। अब इसको देखिए, यहाँ पर ये जो चार्ट बना है ना, कंसेप्ट ऑफ कंपोजिट रेंट, बताओ एग्रीमेंट नॉट सेपरेबल। एग्रीमेंट नॉट सेपरेबल मतलब केस 1 या केस 2? एग्रीमेंट नॉट सेपरेबल मतलब केस 1 या केस 2? बेटा केस 2, वेरी गुड। मतलब हमको पता ही नहीं है कि कितना हाउस प्रॉपर्टी, कितना अदर सोर्सेस। तो बेटा इस केस में आप क्या करोगे मुझे बताओ? आप कहां लेके जाओगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस? हाँ या ना? ऐसे ही करोगे ना? और बेटा के ये बताओ, एग्रीमेंट इज सेपरेबल मतलब यहाँ पर हमको पता है कि हाउस प्रॉपर्टी 20,000 है और अदर सोर्सेज का 5,000 है। तो इस केस में बताओ, जो हाउस प्रॉपर्टी वाला होगा उसको कहाँ लेके जाओगे? हाउस प्रॉपर्टी वाले को कहाँ लेके जाओगे? हाउस प्रॉपर्टी। और बेटा जो अदर एसेट्स वाला होगा उसको कहाँ लेके जाओगे? अदर सोर्सेज में। यस और नो? बेटा यहाँ पर एक और वर्ड लिखा है पीडीबीपी, यहाँ पर एक और वर्ड लिखा है पीडीबीपी, उसको अभी के लिए आपको इग्नोर करना है। यू हैव टू इग्नोर पीडीबीपी। अच्छा, आपने होटल देखी है? जो होटल्स होती है ना जहाँ पर हम लोग जाके रहते हैं, कहीं जाते हैं तो रुकते वगैरह है। यस और नो? अब मुझे बताओ, होटल जो किराया लेती है, होटल भी तो आपसे किराया लेती है ना, पर पर डे किराया लेती है। अगर आप 5 दिन रहते हैं तो 5 दिन का किराया लगता है। यस और नो? तो बेटा होटल जो किराया लेती है, मेरा आपसे क्वेश्चन है, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में
जाना चाहिए या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस? मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ होटल जो किराया लेती है वो कहाँ जाना चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी या अदर सोर्सेस? क्योंकि बेटा ले तो वो भी किराया रहे हैं, और सेक्शन 22 क्या बोलता है कि अगर आप ओनर हैं और प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी है तो उससे जो इनकम जनरेट होगी ना वो कहाँ जाएगी बच्चे, हाउस प्रॉपर्टी। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है होटल, चलो अब मेरी बात सुनो आप, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप अपना दिमाग लगाइएगा। बताओ होटल पे सिर्फ आप रहने जाते हो, सिर्फ आप स्टे करते हो या स्टे के साथ अदर फैसिलिटी भी होती है? सिर्फ स्टे होता है या स्टे के साथ अदर फैसिलिटीज भी होती है? अदर भी होती है, यस और नो? अदर फैसिलिटीज भी होती है। और बेटा सपोज इस होटल का किराया है 1000 रुपीज पर डे, इसका किराया है 1000 रुपये पर डे। हाँ, तो इसका किराया 1000 रुपये पर डे है, तो बताओ अदर फैसिलिटी का अलग से लेते हैं या सबका ही 1000 रुपये पर डे है? मतलब क्या बाइफर्केशन यहाँ पर पॉसिबल है? तो बेटा बाइफर्केशन पॉसिबल नहीं है, आपके पास दो ऑप्शन है, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेस। बाइफर्केशन पॉसिबल नहीं है, आप मुझे बताओ कहाँ लेके जाओगे? वेरी गुड। अभी हमने क्या देखा था कि अगर बाइफर्केशन पॉसिबल नहीं है तो हाउस प्रॉपर्टी को लात मार देंगे और कहाँ लेके जाएंगे बच्चे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, या फिर पीडीबीपी। ध्यान रखना बेटा पीडीबीपी को अभी आपको इग्नोर करना है क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। इतना क्लियर है सबको? तो बेटा नीचे यही लिखा है, इफ लेट आउट प्रॉपर्टी इज नॉट फिजिबल विदाउट अदर एसेट then total rent is taxable under IFRS PDPP whether agreement is separable or not, example hotel। ध्यान रखना बेटा होटल के केस में कभी भी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी। आपको क्या ध्यान रखना है, होटल के केस में कभी भी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी, कभी भी। हमेशा कहाँ जाएगी बेटा, या तो अदर सोर्सेज या फिर पीडीपीपी। एक बेटा ये आखिरी लाइन लिखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है लेट आउट प्रॉपर्टी वेकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। एक कंसेप्ट दिख रहा है आपको, लेट आउट प्रॉपर्टी वेकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। दिख रहा है? बेटा इसको टफ मार्क कर लीजिएगा, लेट आउट प्रॉपर्टी वेकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर को एक अच्छा कॉम्प्लिकेटेड, एक अच्छा लेवल वाला कंसेप्ट मार्क करिएगा। ये 3 लाइन लिखी है बच्चे, 3 लाइन लिखी है, इसको आप पढ़ लीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ क्या है। और कोई भी क्लास छोड़ के मत जाइएगा बेटा, अगर आप क्लास छोड़ के जाते हैं तो आप बड़ा पछताएंगे, बड़ा पछताओगे। ये पढ़ लिया आप लोगों ने? यहाँ पर अटेंशन मेरे को अच्छी चाहिए भाई, मेरे को अच्छी अटेंशन चाहिए और पार्टिसिपेशन भी अच्छा चाहिए, ध्यान रखना। पीटू में नहीं तो पकड़ के। सब लोग तैयार हैं आप? एक बार मैं ना एक बार आपको रीड भी करके बता देता हूँ। वेयर लेट आउट प्रॉपर्टी इज वेकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। बेटा हो सकता है क्या, क्या हो सकता है मेरा घर 10 ही महीने में किराए पे रहा हो और 2 महीने में देना तो चाहता था लेकिन नहीं रहा हो? कैसा पॉसिबल है कि पार्ट ऑफ द ईयर मेरा घर, देखिए हो सकता है, मतलब किराएदार छोड़ के चले गया, हाँ या ना? तो यहाँ पर क्या लिखा है, वेयर लेट आउट प्रॉपर्टी इज वेकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड ओविंग टू सच वैकेंसी एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट। मतलब मैं आपको हिंदी इसका अनुवाद कर दूंगा,
अच्छा मुझे बताओ व्हाट इज जीएवी। जीएवी क्या होता है बेटा? दो चीज को आप कंपेयर करते हो और जीएवी लेते हो, बताओ क्या क्या। जल्दी से पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे। ग्रोस एनुअल वैल्यू, दो चीज का कंपैरिजन करते हो, जीएवी निकलता है, मुझे बताओ बच्चे क्या क्या। एक्सपेक्टेड रेंट को आप कंपेयर करते हो एक्चुअल रेंट से, और इन दोनों में से क्या ले लेते हो? व्हिचएवर इज हायर। हाँ या ना? ऐसे ही करते हो ना? एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करते हो एक्चुअल रेंट से और व्हिचएवर इज हायर ले लेते हो, हाँ या ना? हाँ यही करते हैं ना, एक्चुअल और एक्सपेक्टेड। बेटा ये जो कंसेप्ट आपने पढ़ा है ना, इस कंसेप्ट का, ये जो कंसेप्ट आपने पढ़ा हुआ है ना, अब मैं आपको इसका एक्सेप्शन पढ़ा रहा हूँ। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको? इसका एक्सेप्शन। सब लोग ध्यान दे रहे हैं? मैं आपको बताऊं, नॉर्मली आप क्या करते हो बेटा, 99.99% केसेस में आप क्या करोगे, एक्सपेक्टेड रेंट को एक्चुअल रेंट से कंपेयर करोगे और विचएवर इज क्या ले लोगे, हायर। लेकिन बेटा अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इसका एक्सेप्शन बता रहा हूँ। तो ध्यान रखना, एक्सेप्शन बहुत इजी है, बस एक्सेप्शन लगाना कहाँ है वो ध्यान रखना है अपन को। चलिए, हाँ अब ध्यान दीजिए इधर। बेटा एक एलओपी प्रॉपर्टी है, एक एलओपी प्रॉपर्टी है, लेट आउट प्रॉपर्टी। एलओपी का मतलब सबको पता है, एक एलओपी प्रॉपर्टी है, और एलओपी प्रॉपर्टी क्या हो रही है, वेकेंट। हो सकता है पॉसिबल, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये चीज कि भैया मेरी प्रॉपर्टी वेकेंट भी हो सकती है, हाँ या ना? प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो बेटा मेरी जो लेट आउट प्रॉपर्टी है ना, ये क्या हो गई, वेकेंट। और इस वैकेंसी की वजह से पता है क्या हो रहा है, एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट। एक सेकेंड, आप जीएबी क्या लेते हो? आप जीएबी क्या लेते हो बच्चे? एक्चुअल रेंट और, ध्यान रखना सब लोग, ध्यान देना, मैं रिपीट नहीं करूंगा, सब लोग अच्छे से ध्यान देना यहाँ पर। एक लेट आउट प्रॉपर्टी है जो कि क्या हो गई, वैकेंट। और आप जीबी क्या लेते हो बेटा, नॉर्मली एक्चुअल और एक्सपेक्टेड विचएवर इज, क्या लेते हो, एक्चुअल और एक्सपेक्टेड में से क्या ले लेते हो, विचएवर इज हायर। ये सो नो। एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ बच्चे, यहाँ पर एक्चुअल रेंट था 2,40,000, 2 लाख, और एक्सपेक्टेड रेंट था 2,40,000, नहीं 1,80,000 ले लेते हैं। तो मुझे बताओ अपनी जीएबी कितनी रही होगी, कितनी होना चाहिए थी? अपनी जीएबी 2 लाख होना चाहिए थी। होना चाहिए थी। कितनी होना चाहिए थी बच्चे? 2 लाख, यस और नो? एक लेट आउट प्रॉपर्टी है जो कि वेकेंट रही थी, और वेकेंट पता है नॉर्मली, ये बेटा ये क्या नॉर्मल है, अभी तक जो भी हमने देखा है क्या ये नॉर्मल है, ऐसे ही करते हैं हम कि एक्चुअल और एक्सपेक्टेड विचएवर इज हायर ले लेते हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? चलो, अब एक एग्जांपल नीचे दिया हुआ है, इस एग्जांपल के थ्रू अपन देखेंगे। एकांश एज अ प्रॉपर्टी whose municipal valuation is 2,50,000 per annum। बताओ म्युनिसिपल वैल्यूएशन गिवन है कितना, 2,50,000। फेयर रेंट गिवन है 2 लाख, और स्टैंडर्ड रेंट गिवन है 2,10,000। तो मुझे बताओ व्हाट इज एक्सपेक्टेड रेंट। आप मुझे एक्सपेक्टेड रेंट निकाल के दो, आपको मुझे एक्सपेक्टेड रेंट निकाल के देना है।
आपको पता है क्या याद आना चाहिए? आपको सब कुछ याद होना ही चाहिए। एक्सपेक्टेड रेंट में पता है आप क्या लेते हो? म्युनिसिपल वैल्यूएशन को कंपेयर करते हो फेयर रेंट से। इन दोनों में से हायर लेते हो, तो बेटा जो भी हायर आता है ना उसको आप कंपेयर करते हो स्टैंडर्ड रेंट से, और अब क्या ले लेते हो? लोअर। क्या ले लेते हो? लोअर। हाँ या ना? तो मुझे बताओ व्हाट विल बी एक्सपेक्टेड रेंट इन दिस केस? बेटा टैक्स में ध्यान रखना, रिवीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। पूरा सब कुछ मेरे बताने के बाद भी कई लोगों ने मुझे गलत आंसर दिया है। अभी के अभी मैंने बताया उसके बाद भी। हाँ, एक्सपेक्टेड रेंट में आप क्या लेते हो? म्युनिसिपल वैल्यूएशन को किससे कंपेयर करते हो? फेयर वाले से। और इन दोनों में से क्या लेते हो, ज्यादा या कम? इन दोनों में से क्या ले लेते हो? हायर। हाँ या ना? तो बेटा हायर को किससे कंपेयर करते हो? स्टैंडर्ड से। बेटा सीधा सा एक फॉर्मूला का फॉर्मूला मैंने बताया, उसके बाद भी आप लोगों ने मुझे गलत बताया। तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना है? 2,50,000। और ये कितना है? 2 लाख। तो हायर कितना आ जाएगा मुझे बताओ? हायर कितना आ जाएगा? 2,50,000। और इसको आप किससे कंपेयर करोगे? 2,10,000 से, और क्या ले लोगे? लोअर। मुझे बताओ व्हाट इज एक्सपेक्टेड रेंट? 2,10,000। ये सो नो? अच्छा, द प्रॉपर्टी वाज लेट आउट फॉर अ रेंट ऑफ। इस प्रॉपर्टी को बेटा 20,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से किराए पे चलाया हुआ है। तो मुझे आप क्या एक्चुअल रेंट बता सकते हो? इस प्रॉपर्टी को 20,000 रुपए पर मंथ पे किराए पे चलाया हुआ है, तो क्या आप मुझे एक्चुअल रेंट बता सकते हो कितना होना चाहिए? बोले 40,000 होना चाहिए, यस और नो? यस और नो? बताओ, अभी तक कुछ भी नया करा है? जो करते आए हैं वही करा है। अभी तक कुछ भी नया करा है? जो करते आए हैं वही करा है। वही करा है जो करते आए हैं आज तक। हाँ या ना? हाँ। लेकिन बेटा एक सेकंड, अब ध्यान देना सब लोग। द प्रॉपर्टी was let out for a rent of 20,000 per month. However, tenant vacated. बेटा आपका ध्यान जाना चाहिए वैकेंसी पे। आपका ध्यान क्या जाना चाहिए? वैकेंसी पे। क्या ये प्रॉपर्टी वैकेंट हो रही है? क्या ये प्रॉपर्टी वैकेंट हो रही है, यस और नो? हो रही है प्रॉपर्टी वैकेंट, हाँ या ना? तो बेटा जैसे ही वैकेंसी आ जाए ना, जैसे ही वैकेंसी आ जाए, आप उस क्वेश्चन को क्या मार्क कर लेना कि भैया ये क्वेश्चन इतनी आसानी से तो नहीं बनने वाला। जैसे ही वैकेंसी एक वर्ड आपको दिख जाए ना, आप समझ जाना कुछ ना कुछ ट्रिक है। कुछ ना कुछ क्या है बच्चे? ट्रिकी है। तो क्या आपको वैकेंसी दिखी यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि टेनेंट वेकेटेड दी प्रॉपर्टी और 31 जनवरी 2022। तो क्या आपको वैकेंसी दिख रही है यहाँ पर? हाँ या ना? तो अब मुझे बताओ बच्चे, अगर प्रॉपर्टी 31 जनवरी 2022, अगर प्रॉपर्टी 31 जनवरी 2022 को वैकेंट हो रही है, तो क्या अगले 2 महीने की रेंट मिली होगी या नहीं मिली होगी? सर 20,000 पर मंथ दिया है तो पूरे साल का लेंगे क्या? चलो एक मिनट, यहाँ पर मुझे बताओ एक्सपेक्टेड रेंट कितना आया था अपना? सब लोग ध्यान दे बेटा, मजाक मस्ती नहीं चल रही है अभी। ये कंसेप्ट अगर एक बार में नहीं समझाना तो दिक्कत हो जाएगी। एक्सपेक्टेड रेंट कितना आया था? 2,10,000। और एक्चुअल कितना होना चाहिए था? एक्चुअल कितना होना चाहिए था? होना चाहिए। हाँ, ये सर नो? सब लोग ध्यान दे रहे हैं बच्चे? अभी अपन ने इतना ही करा है, इतना तक सबको क्लियर है कि एक्चुअल 2,40,000 होना चाहिए था। लेकिन बेटा प्रॉपर्टी सिर्फ 10 महीने रेंट पे रही, तो रेंट कितने महीने का मिलेगा? 20,000 रुपए साल भर का मिलेगा या 10 महीने का ही मिलेगा? 10 महीने का ही मिलेगा। तो आप मुझे बताओ एक्चुअल आप ये वाला लोगे या ये वाला लोगे? मेरा आपसे क्वेश्चन है बेटा, एक्चुअल आप वो वाला लोगे या ये वाला लोगे?
2 लाख वाला लोगे, हाँ या ना? यस और नो? अमन बताएगा बेटा, अमन एक्चुअल कौन सा वाला लूं, 240 वाला लूं या 2 लाख वाला लूं? 2 लाख वाला लूं, वेरी गुड। लेकिन आगे पता है क्या लिखा है, अनरियलाइज रेंट was 20,000 in all condition prescribed by rule 4 are satisfied। पता है क्या कहना चाह रहा है कि टेनेंसी बोनाफाइड है। टेनेंसी क्या है बच्चे, बोनाफाइड। तो अगर टेनेंसी बोनाफाइड होती है तो क्या हमको अनरियलाइज रेंट माइनस करने को मिलता है? अगर टेनेंसी बोनाफाइड होती है तो क्या अनरियलाइज रेंट माइनस करने को मिलता है हमको, हाँ या ना? मालूम है क्वेश्चन में वो कह रहा है कि रेंट तो है 2 लाख, लेकिन इसमें से 20,000 रुपए अनरियलाइज है और टेनेंसी बोनाफाइड है। तो बताओ एक्चुअल रेंट 2 लाख लूं या 1,80,000 लूं? अच्छा अभी तक भी हमने कुछ नया करा है, अभी तक तो हमने जो पढ़ा है वही करा है? मुझे बताओ अभी तक भी कुछ नया करा है या अभी तक तो वही पढ़ रहा है, जो पढ़ा है बस वही करा है, हाँ या ना? बेटा एक्सपेक्टेड रेंट ऐसे ही निकालते थे, एक्चुअल रेंट 10 महीने ही किराए पे था तो 10 महीने का ही आना था, हाँ या ना? और बेटा अनरियलाइज रेंट क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था तो माइनस करने को मिलता है, तो बेटा कर दिया हमने। अब मुझे बताओ कायदे से जीएबी क्या होना चाहिए, कायदे से जीएबी कितनी होना चाहिए, 210 या 180? आप मुझे बताओ व्हाट विल बी जीएबी, 2,10,000 या 1,80,000? अच्छा जो 180 बोल रहे हैं बेटा वो अपना तर्क दे दें मुझे कि वाई 1,80,000। जो 1,80,000 बोले ना वो मुझे अपना, क्योंकि मैंने तो आपको क्या बताया था कि जीएबी इज एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। तो बेटा एक्सपेक्टेड रेंट गिवन है 2.1 और एक्चुअल कितना गिवन है 1.8, तो कितना आना चाहिए आपको मुझे ये बताओ। बेटा एक चीज, एक मिनट एक मेरा डिस्क्लेमर है, आपको लॉजिकली आंसर नहीं करना है क्योंकि ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो मैंने आपको जो पढ़ाया मैं उस बेसिस पे आपसे आंसर चाह रहा हूँ। आप मुझे बताओ वोट जीएबी कितनी होना चाहिए जो आपने पढ़ा है उस अकॉर्डिंग, कितनी होना चाहिए? क्योंकि आप लोग पता है अपने सब लोग अलग अलग रीजन दे रहे हैं कि 180 होना चाहिए, 180 होना चाहिए, 180, और एक भी रीजन सही नहीं है। तो अभी तो आप वो बताओ जो आपने पढ़ा है बेटा, अपन ने क्या पढ़ा है, जीएबी क्या होती है, 2,10,000 या 1,80,000? क्या होना चाहिए थी बेटा, जीएबी होना चाहिए थी 2,10,000। एग्री करते हैं मुझसे? जो आपने पढ़ा है और आपने क्या पढ़ा है बेटा, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल का हायर लेते हैं तो जीएबी कितना होना चाहिए थी, 2,10,000। ये सो नो? लेकिन बेटा ये गलत है, ये क्या है बेटा, गलत। देखिए क्यों तो मैं बताने वाला हूँ, क्यों तो मैं बताने ही वाला हूँ, लेकिन आपको ये समझ आना चाहिए कि अभी तक जो आपने पढ़ा ना वो कंसेप्ट फेल हो गया, हाँ या ना? एग्री करते हैं इस बात से? अभी तक जो आपने पढ़ा वो कंसेप्ट फेल हो गया, एग्री करते हैं या नहीं करते हैं? एग्री करते हैं बेटा? मुझे बताओ कायदे में सही में एक्चुअल रेट कितना होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था, होना चाहिए था, बताना मुझे कितना। एक्चुअल रेट पूछा मैंने, एक्चुअल रेट कितना होना चाहिए था? कितना होना चाहिए था, 2,40,000 होना चाहिए था, वेरी गुड। तो बताओ 2,40 और 2,10 में से कौन सा वाला ज्यादा था, बताओ 2,40 और 2,10 में से कौन सा वाला ज्यादा था? क्या एक्चुअल वाला ज्यादा था, क्या एक्चुअल ही ज्यादा था, 2,40,000? यस और नो? क्या वैकेंसी की वजह से यही एक्चुअल 1,80,000 हो गया? ये वैसे ये 2,20 था, 2,20 होना चाहिए था क्योंकि अपन को माइनस तो 20,000 उधर से भी करना था। तो बेटा एक्चुअल 2,20,000 होना चाहिए था, तो ज्यादा क्या था, 2,20,000
सब लोग ध्यान देना बच्चे, सब लोग ध्यान देना, वापस से बता रहा हूँ, अभी मैंने आपको कुछ बताया नहीं, अभी सिर्फ मैंने आपको इतना बताया कि आपका जो जीएबी है ना, ये ऐसे नहीं निकलेगा जैसा आपने अभी तक पढ़ा था। तो मैंने आपको क्या बताया, आप देखो बेटा, नॉशनल नॉशनल एक्चुअल, बताओ नॉशनल एक्चुअल कितना था, नॉशनल एक्चुअल कितना था, 2 लाख, 2,20,000। तो नॉशनल एक्चुअल कितना था, 2,20,000। और एक्सपेक्टेड कितना था, 2,10,000। तो बेटा कौन सा वाला ज्यादा था, मतलब ज्यादा कौन सा वाला था, एक्चुअल वाला था या एक्सपेक्टेड था, ज्यादा एक्चुअल वाला था या एक्सपेक्टेड था, ज्यादा क्या था, एक्चुअल वाला, हाँ या ना, एग्री करते हैं कि एक्चुअल वाला ही ज्यादा होना चाहिए था कायदे से, कितना एग्री करते हैं, लेकिन बेटा वैकेंसी की वजह से ये कम हो गया, वैकेंसी की वजह से कम हो गया। इसमें भी एग्री करते हैं क्योंकि वैकेंसी की वजह से ये 1,80,000 हो गया, मतलब फायदे में कौन सा ज्यादा था, एक्चुअल रेट, और वैकेंसी की वजह से क्या हो गया, कम हो गया, हाँ या ना। बेटा यहाँ पर सुनो मेरी बात, यहाँ पर एक्चुअल रेट एक है या दो है, एक्चुअल रेट एक है या दो है, ये बताओ मुझे तो, एक्चुअल रेट कितने हैं, दो, हाँ या ना, दो है। तो बेटा मुझे बताओ, अगर अपन नॉशनल वाला लेते तो क्या वो ज्यादा था, और क्या वैकेंसी, क्योंकि 2 महीने घर वेकेंट रहा, क्योंकि 2 महीने घर वेकेंट रहा, तो क्या उसकी वजह से वो कम हो गया, 1,80,000 हो गया, हाँ या ना। तो बेटा इस केस में पता है, इस केस में एक्चुअल रेंट ही जीएबी बनेगा, क्या बनेगा बच्चे, एक्चुअल रेंट ही जीएबी बनेगा, एक्चुअल रेंट ही जीएबी बनेगा। अब बताओ कंपेयर करके निकालोगे, यहाँ पर तो क्लियर आपको दिख रहा है, एक्चुअल सही में एक्चुअल, बेटा सही में एक्चुअल तो ये है। किसी ने पूछा सर कौन सा वाला एक्चुअल, बेटा सही में वाला एक्चुअल तो 1,80,000 है। तो मुझे बताओ, अभी तक आप पढ़ते आए हो, अभी तक आप पढ़ते आए हो कि जीएबी मतलब होता है एक्चुअल और एक्सपेक्टेड, विचेवर इज क्या, हायर या लोअर, जीएबी मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल, विचेवर इज हायर। बेटा सही में एक्चुअल वाला लेंगे, सही में एक्चुअल, लेकिन बेटा वैकेंसी वाले केस में क्या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जीएबी हमेशा एक्चुअल रेट होगी, मतलब आपको एक्सपेक्टेड देखना ही नहीं है, आपको एक्सपेक्टेड देखना ही नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या, मैंने बेटा अभी आपको ऐसा ही केस बताया जब आपको एक्सपेक्टेड देखना ही नहीं है। बेटा बड़ी बात ये नहीं है कि एक्सपेक्टेड नहीं देखना, बड़ी बात तो ये है कि कब नहीं देखना, कब नहीं देखना पता है, कब नहीं देखना इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो क्या होना चाहिए, घर वेकेंट होना चाहिए, घर क्या होना चाहिए, वेकेंट। दूसरी चीज पता है, एक नोशनल एक्चुअल, नोशनल एक्चुअल एक्सपेक्टेड से ज्यादा होना चाहिए, नोशनल एक्चुअल एक्सपेक्टेड से ज्यादा होना चाहिए। तो बेटा उस केस में आपको एक्चुअल रेंट ही लेना है, अगर वैकेंसी की वजह से एआर कम हो जा रहा है ईआर से, तो एआर लेंगे जीएबी के साथ, बिल्कुल जतिन, बिल्कुल जतिन। हाँ श्रेया ने भी क्या खूब बात करी, सर वैसे मतलब वैसे तो एक्चुअल ज्यादा आ रहा था, लेकिन वैकेंसी के कारण वो कम हो गया, तो इसलिए हमने एक्चुअल ही को जीएबी माना, बिल्कुल बेटा। अगर ये दो चीज डी ही, नोशनल को चेक करने के लिए तो ईआर निकालना पड़ेगा ना, हाँ बेटा नोशनल को चेक करने के लिए ईआर निकालना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं पूरे हाउस प्रॉपर्टी में बेटा सबसे टेक्निकल कंसेप्ट है ये, और ये 3 लाइन में कंसेप्ट खत्म हो गया।
where let out property is vacant and owing to such vacancy, मतलब उस वैकेंसी की वजह से एक्चुअल रेंट कम हो जाए एक्सपेक्टेड रेंट से, मतलब पहले ज्यादा था, वैकेंसी की वजह से अगर कम हो जाए ना तो एक्चुअल रेंट ही क्या हो जाएगा, जीएवी। अब आपको एक्सपेक्टेड रेंट से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है इस केस में। तो बेटा अब उस एग्जांपल पे वापस आइए। तो अब मुझे बताओ, जीएवी कितना लोगे आप? 2,10,000 लोगे या 1,80,000 लोगे? कितना लोगे? 1,80,000, हाँ या ना? अब सॉल्यूशन पे चलो बेटा, देखो उधर। एक्सपेक्टेड रेंट ये रहा और एक्चुअल रेंट ये रहा, और वैसे तो हम इन दोनों का हायर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने देखो एक्चुअल को ही ले लिया। यहाँ पर हमने किसको ले लिया? एक्चुअल रेंट को। 2,10,000 को नहीं लिया। 2,10,000 को नहीं लिया। पता है क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो जो अभी हमने देखा था ना कि कभी कभी हमें हमेशा ही एक्चुअल लेना है, तो वो कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही थी, इसलिए हमने किसको ले लिया बेटा? एक्चुअल रेंट को। तो जीएबी कितना हो गया? 180। मुझे बताओ 180 में से आप क्या माइनस करोगे? म्युनिसिपल टैक्स गिवन थे क्या? म्युनिसिपल टैक्स गिवन था ना, यहाँ पर कितना था? म्युनिसिपल टैक्स कितना था? 8%। 8% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन। तो आप इसका 8% निकालोगे, कितना आएगा? 2,50,000 का 8% 20,000 आएगा क्या? तो बेटा आपकी जीएबी कितनी है? 180। इसमें से आप म्युनिसिपल टैक्स रेट माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ गया? 1,60,000 आपका क्या हो गया? एनएबी। ये क्या हो गया आपका? एनएबी। अच्छा, एनएबी में से एक तो आप 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करोगे, वो कितना आया? एनएबी में से दो चीज माइनस होगी, पहला 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो सेकंड चीज क्या माइनस होगी? इंटरेस्ट। देख लेते हैं बेटा इंटरेस्ट है क्या। यहाँ पर लिखा है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल वाज 65,000। तो बताओ 65,000 रुपए का इंटरेस्ट का भी डिडक्शन मिल जाएगा, हाँ या ना? 65,000 का इंटरेस्ट का भी डिडक्शन ले लिया हमने, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई 47,000। 47,000 रुपए के आ गई बच्चे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट मार्क करिएगा, इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट मार्क करिएगा। और मेरी तरफ से हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुका है, अब आप लोग को एक बार रिवाइज करना है उसको। अब एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट वो है, उसको और देख लो एक बार बच्चे। यहाँ पर लिखा है अगर, एक सेकंड, फर्स्ट वाले पॉइंट में लिखा है अगर, अरे यार क्या लिख दिया मैंने, अरे यार ऐसे ही बता देता हूँ मैं आपको। बेटा डीम्ड ओनर मतलब आप सही में ओनर हो या मान ही जाओगे आप ओनर हो? डीम्ड ओनर मतलब सही में ओनर हो या मान ही जाओगे? बताओ अगर प्रॉपर्टी का मालिक मैं हूं तो डीम्ड ओनर की जरूरत है, या डीम्ड ओनर तो जरूरत जब है जब मालिक कोई और है ना? तो बेटा अगर सुनिए, अगर मैंने अपनी प्रॉपर्टी अपने स्पाउस को ट्रांसफर कर दी, किसको कर दी बेटा? अपनी प्रॉपर्टी अपने स्पाउस को ट्रांसफर कर दी। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, ध्यान रखना 1 करोड़ की प्रॉपर्टी या तो फ्री में कर दी, या तो फ्री में कर दी, या फिर बेटा पैसों में तो करी लेकिन 50 लाख में कर दी। तो बताओ 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 50 लाख में करी, सही करा गलत करा? या फ्री में भी करी तो सही करा या गलत करा? गलत करा। तो बेटा प्रॉपर्टी किसको गिफ्ट करी है? स्पाउस को। तो क्या स्पाउस उसकी ऑनर हो जाएगी? ऑनर कौन हो जाएगा बेटा? स्पाउस। ये सोलो, हाँ या ना? लेकिन बेटा भले ही ऑनर स्पाउस है, लेकिन आप उसके ऑनर माने जाओगे। मतलब आज भले ही आप उसके ऑनर नहीं है, लेकिन आप क्या मान लिए जाओगे? डीम्ड ऑनर। आप समझे क्या?
अगर मैंने अपनी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर दी, या तो फ्री में कर दी या फिर सफिशिएंट पैसा नहीं लिया, तो प्रॉपर्टी की मालकिन भले ही मेरी वाइफ है, लेकिन फिर भी मालिक कौन माना जाएगा बच्चे? ओनर कौन माना जाएगा? मिस्टर मास। यस और नो? बस बेटा ध्यान रखना, यहाँ पर ट्रांसफर इन कनेक्शन टू एग्रीमेंट ऑफ, बेटा आपने सुना है डिवोर्स? अगर मैंने डिवोर्स के टाइम पे ट्रांसफर करी तो ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी। समझ रहे हैं मेरी बात? आपको क्लियर है कि अगर मैं प्रॉपर्टी का मालिक हूं और मैंने प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को ट्रांसफर कर दी, तो बेटा उस केस में भले ही मालिक आज की तारीख में वो है, लेकिन क्या मान लिया जाएगा? मालिक कौन हूं मैं? जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी थी वही उसका क्या माना जाएगा? ओनर। लेकिन बेटा अगर डिवोर्स वगैरह के केस में ऐसा होता है तो ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी। हाँ, मेरे को भी ध्यान आ रहा था लेकिन मैंने लिया नहीं बना। हाँ, डिवोर्स वाले केस में जिसको करी वही ओनर कहलाएगा। अच्छा, ये बेटा स्पाउस वाला था। बताओ, मैंने अगर मेरी प्रॉपर्टी मेरे बच्चे को ट्रांसफर कर दी, मेरे सन को, तो क्या ट्रांसफर माना जाना चाहिए या आज भी उसका मालिक मैं ही कहलाना चाहिए? बेटा सेकंड पॉइंट में क्या बोला? अगर मैंने प्रॉपर्टी अपने माइनर सन को ट्रांसफर कर दी, आई ट्रांसफर्ड माय प्रॉपर्टी टू माय माइनर सन, तो उस केस में भी अगर फ्री में कर दी या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में कर दी तो क्या माना जाएगा? ओनर कौन है? हाँ, मैं डीम्ड ओनर माना जाऊंगा। लेकिन बेटा यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, मैरिड माइनर डॉटर। क्या एक्सेप्शन है बच्चे? मैरिड माइनर डॉटर। मतलब मैंने प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर करी? मेरी बेटी को, जिसकी शादी हो चुकी है। किसको करी है बेटा? मेरी बेटी को करी है जिसकी शादी हो चुकी है और वो माइनर है। ध्यान रखना, मैरिड भी है, माइनर भी है और डॉटर भी है। अगर वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करी ना, तो ओनर कौन माना जाएगा? वही मेरी बेटी। ये कैसे पॉसिबल है यार? ये है। ठीक। और एक थर्ड पॉइंट है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में शेयर होल्डर इज ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर। बेटा आपने वो देखा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा? क्या सोसाइटी का नाम क्या है? वो कौन सी सोसाइटी है? गोकुलधाम सोसाइटी। गोकुलधाम सोसाइटी, ऐसी कुछ नाम है ना, गोकुलधाम। हाँ, तो बेटा ये जो सोसाइटी होती है ना, इसमें आप मालिक घर के नहीं होते हो, आप है ना एक शेयर सर्टिफिकेट के मालिक होते हो। तो बेटा अगर आपके पास एक सर्टिफिकेट होता है ना, तो आप उसके मालिक कहलाते हो, प्रॉपर्टी के भी। तो बताओ उस केस में क्या जो शेयर होल्डर है वही मालिक कहलाना चाहिए? मतलब बेटा जेठालाल किसी भी घर का वहां पर मालिक नहीं है, जेठालाल इज अ शेयर होल्डर। तो क्या जेठालाल क्योंकि शेयर होल्डर है तो वो मालिक भी कहलाना चाहिए उस प्रॉपर्टी का? और बेटा लास्ट में एक प्रॉपर्टी है इम्पार्टिबल एस्टेट। मेरी एक ऐसी प्रॉपर्टी जो मुझसे अलग ही नहीं हो सकती। मतलब बेटा सुनिए, एक प्रॉपर्टी है एक ही प्रॉपर्टी है जिसमें से इतना हिस्सा किसी और का है। ये नीचे आपको मार्क दिख रहा है बेटा, ये हिस्सा किसी और का है, लेकिन ये प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी से अलग नहीं हो सकती। तो इस पूरी प्रॉपर्टी का मालिक पता है कौन कहलाऊंगा पे? तो ये 4 पॉइंट है बेटा, एक बार आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लेना, रीड कर लेना। बाकी हाउस प्रॉपर्टी अपना खत्म हो चुका है, एक बार सेक्शन 27 को आप लोग रीड कर लेंगे, डीम्ड ओनर वाला। सच्ची मोहब्बत कहाँ पड़ गया है? चलिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, खुश रहिए। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।